Hello. Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट वोट करें. रिचा, अमर, ललित, अग्रवाल, प्रशांत, अमू एंड अदर आंसर यस. शिव, शुभ्रा. तो स्टार्ट द क्लास. ऑडियो में कुछ भी इशू है तो कंट्रोल आइकन प्रेस करो. कंट्रोल डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड सही हो, प्लीज इंश्योर करें. क्लास में जो भी डाउट है अपने से लोग क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार या गुरुवार को मैं अपलोड करता हूं. कहां पर? अपने मेंस कोर्स पेज पे. वरना प्लेलिस्ट पे वो अपलोड करूं हैंडआउट भी तो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी. अभी जो हमने लास्ट वीक कंप्लीट किया था इनकम टैक्स उसकी टेस्ट हो गई. टिट मतलब जीएसटी और बाकी डायरेक्ट टैक्सेस. तो पहली टेस्ट में थे करीब 3000 लोग. गिरते गिरते हो गए 562, 80% ऑफ. हाँ तो क्या है एज यूजुअल, मुझे तो पता ही था ये अभी और गिरेंगे. देखिए हम आखिर तक पहुंचे पिलर 6 में, ये बच के 300 या उससे भी कम होंगे. तो हर साल का पैटर्न है. उसमें समझो जो आखिर तक बचे उसमें से 10% लोग वो टॉपर बनेंगे. मतलब कितने 30. वो भी तुरंत नहीं बनेंगे. वो एक से लेके उसको 4-5 अटेम्प्ट लगेंगे फिर उसको नंबर आएगा. तो दैट इज द मतलब ये पूरी बैच का क्या आउटपुट होगा इतना होगा वो तो मुझे पहले से क्लैरिटी है. तो आपको क्लैरिटी होनी, या तो टॉपर बनने नहीं तो तजुर्बा लेना. मैं सिलेक्ट नहीं होता, मैंने भी तजुर्बा लिया है. बट देन यू हैव टू डिसाइड क्या वो करना है जिंदगी में. अभी ये जो जीएसटी वाली टेस्ट थी ये ज्यादातर मोस्टली फैक्चुअली होगी क्योंकि जीएसटी में कंसेप्ट तो बहुत कम ही आएंगे. वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के आसपास ही कंसेप्ट खेले जा सकते हैं. लेकिन फिर भी अब मान लो 40 सवाल तो 15 तो ऐसे थे ना कि उतना तो टिक कर सके. आगे उतने भी नहीं होने तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं? मत पढ़ो. जिन जिनके एटलीस्ट 30 से ज्यादा हो रहे हैं सबको बधाई. बेनजली, प्राची, अनन्या, हेम, करण, यार, जीबा, अयान, अमोल, शमशेर, हरभजन, अक्षय, वैभव, हर्षल, जयप्रकाश, कंचन, उज्जवल, राममोहन, प्रीति और उनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए. आप ये पढ़ो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा. ये सब बुधवार की टेस्ट में आ गया. ये 30 सेकंड. हाँ तो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पब्लिक कपड़े नहीं पहनेगी अगर टैक्स लगाया जाएगा. तो भाई तो गलत है ना. तो उस हिसाब से आप प्री स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर थोड़ा रॉन्ग होता है तो उसका एक ही जवाब बनता है. वो मैं पूरे कोडिंग नहीं लिखा वरना समझिए फॉन्ट इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको स्लाइड ही नहीं दिखेगी. मैं पॉइंट इज कुछ सवाल ऐसे हैं वो जरूरत से ज्यादा लोग सोचने बैठ जाते हैं इसलिए उनका गलत दिशा में जाता है या वो टिक नहीं कर पाते. मैंने आपको पहले भी बोला वकील की तरह नहीं पढ़ना है. इकोनॉमी का क्वेश्चन आम आदमी की तरह पढ़ना है. ये दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए अगेन 30 सेकंड्स. अगेन सिंपल अंडरस्टैंडिंग पूछी है. उसमें जरूरत से ज्यादा आप सोचने बैठ जाओ तो आपका कोई फायदा नहीं. 0% आईटीसी ऑन भारत के अंदर जो भी बेचेगा उसका नुकसान होगा. अगर पहले कुछ और था कुछ और क्योंकि उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. वो हम पढ़ चुके हैं आराम से. अब ये वाला देखिए एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, फ्रिज, ये सब कुछ क्या है. दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाइट गुड्स. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें ये एसी वगैरह पे बड़े साइज के एसी पे कितना 20 लगता था कम हो गया 18. ये सब हैंडआउट में लिखा है इंक्लूडिंग व्हाइट गुड्स वगैरह. क्या सुकून से आप हैंडआउट पढ़िए. कुछ लोग ये सोचते हैं हमने पीपीटी देख लिया मजा आ गया जोक सुन के तो उतने से हम टेस्ट देंगे और हमारा स्कोर बने. ऐसा नहीं है भाई. ये सारी छोटी छोटी चीज में पढ़ाने बैठा तो साल लग जाएंगे इकोनॉमी में. पहले भी कई बार बोल चुका हूं लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम पे इंजन का स्क्रू टाइट करते रहना पड़ता है ताकि याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं और इधर क्यों जमा हुए. इफ योर टारगेट इज 2026 तो दिसंबर 2025 तक ऑप्शनल ज्यादातर खत्म हो जाना चाहिए. जीएस भी ज्यादातर आपका फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए. मैं पहले अटेम्प्ट वालों की बात कर रहा हूं. फिर वो मार्च अप्रैल मई में मॉक टेस्ट वगैरह करे. सीसेट भी वो नवंबर से चालू करे तब जाके 5 महीने में उसका कुछ हुए. तो ये सब पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए. उस हिसाब से गाड़ी तेज भागनी चाहिए. अब ये आदमी को देखो जरूरत से ज्यादा इसने बोझ नहीं उठा लिया. आपने लगता जबरदस्ती का 2026 का अटेम्प्ट क्यों देना है अगर आपकी ये डेडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है तो उसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं लानी है. अभी उनको सपना आ जाता है D1 से कि यही करना है तो हम माँ के पेट से एनसीईआरटी पढ़ के बाहर पैदा होते. तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो फालतू का ये सब स्ट्रेस नहीं लेना है. आप स्वीकार करो कि भाई मुझे टाइम लगेगा. आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर 2027. आप जबरदस्ती का टीचर को पूछ करोगे, मेंटर को पूछ करोगे तो वो आपको क्या हाँ तो फिर तुम इतना ज्यादा पढ़ो, तुम ये करो. वो शॉर्टकट सिखाएगा. शॉर्टकट किसके लिए काम करते हैं? वो बहुत ही सुपर हाइपर वो स्मार्ट व्यक्ति उसके लिए काम करते हैं. टाइम लगता है. जिम भी जाए तो बॉडी बनाने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं बनती. जो लोग प्यार से नहीं समझते वो ठोकर खा के समझ ही जाते हैं. पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका भाई जीएस के करीब 14,000 पेज है. ऑप्शनल के 5,000 पेज है. 19,000 पेज है. 1 घंटे में 15 पेज पढ़ूंगा. 8 घंटे में 120 पेज पढ़ूंगा तो भी करीब 150 से ज्यादा दिन लगने. और हर दिन को 8 घंटे पढ़ नहीं सकता. किसी दिन आप 4 पढ़ेंगे, कभी 5 पढ़ेंगे, कभी 12 पढ़ेंगे. तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. जो ये नहीं समझते तो फिर क्या शुरुआत में बहुत ज्यादा वो पढ़ लेंगे फिर बर्नआउट हो जाए, बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर इधर उधर भटक जाएंगे. डेली बहुत सारे क्लास में मैं नहीं देख सकता. मैं आपको पहले भी सारे क्लास देखना जरूरी नहीं है. ये हर एक टीचर जो है वो अपने लाइव क्लासेस चला रहे हैं उसकी एग्रीगेट करके प्लेलिस्ट बनती है. तो नेटफ्लिक्स जैसा है. उसमें से अपन एनरोल कर दो. आपको जितना देखना उतना आप देखें. एक और चीज, आप बिगिनर हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं देखने. इसमें मैं डबल डोर टाइप का या पॉलिटिकली करेक्ट या किसी को बुरा लगे तो मैं मीठा मीठा बोलूं नहीं. अभी मैं आपको जितने जब डाउट आते हैं और मुझे समझ आती है पब्लिक किस दिशा में जा रही है मैं स्पष्ट आपको बोल रहा हूं बिगिनर हो तो डेली करंट अफेयर्स नहीं देखना है. क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है? इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, न्यूज़पेपर की हम बात करें. जब आपने थियरी नहीं पढ़ी तो आपको क्या समझ आएगा? वो ऐसा है कि एक दिन आपको रेपो पड़ेगा क्या मॉनेटरी पॉलिसी बनी, 2 दिन बाद वो जीएसटी पड़ेगा, तीसरे दिन कुछ और. ऐसा फ्रेगमेंटेड पढ़ के कभी कोई एमसीक्यू आपका टिक नहीं हो सकता. आपके तो ये है किसके लिए? ये ऐसे लोगों के लिए जो रिपीटर है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में वो सब पढ़ के बैठे हैं. उनको बस कुछ चाहिए कि क्या चल रहा है. 5 स्टार होटल में आप गए और आपका ऑब्जेक्टिव मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए मैं आया हूं तो बिजनेस मीटिंग करो. फिर जिम और स्विमिंग पूल देखने जाना जरूरी नहीं है. तो उसी तरह हर एक लेक्चर जो चल रहा है यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट है वो 5 स्टार होटल जैसा वो 25 चीजें चलाएगा क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो डेली करंट अफेयर्स वो मोस्टली ऐसे लोग जो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं जो रिपीटर्स हैं उनको बस खाली क्या क्या चल रहा है हमको देखना है. एकदम बेसिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स क्लास 6 मान लो वो किसके लिए? वो 2027-28 और उसमें भी जो एकदम वीक है उसके लिए. वो सबके लिए नहीं है. तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थाली में वो खाने की चीज रखनी है. अदरवाइज इट विल कॉज बर्नआउट. सब कुछ आप ये भी देखना है ये भी देखना है. प्लानर में सब कुछ देखे. इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड नो वरीज. वो सब आप हटा दो. 3 डॉट उसमें जाके एनरोल करो. उसका कोई पैसा कटेगा नहीं, ऐड नहीं होगा. फिर अपने हिसाब से प्लानर में चीजें ऐड करो. करंट अफेयर्स की छाती नहीं पीटनी इसका एक और मैं कारण बताऊं. अगर हम जीएसटी करंट अफेयर्स नहीं है भाई 2017 से आया वो जो भी है वो मोस्टली थियरी है. आपके भी 2.0 2.0 क्या था मुझे बताइए. 2 या 3 पेज है उससे ज्यादा तो है नहीं. और वो भी हमने पढ़ लिया ना तो क्या उसका कुछ अलग करंट अफेयर्स देखना है आपको 25 मैगजीन से नहीं.
अगेन आई रिपीट, ये स्विमिंग पूल है, इसमें 100 सवाल है, हर सवाल के 2 मार्क हैं, तो 200 मार्क का ये सब है। अनरिजर्व्ड नॉन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान लो कट ऑफ है 90, ज्योग्राफी एनवायरमेंट 30 सवाल 15 टिक होंगे, तो उतने तो हो सकते हैं। इकोनॉमिक गवर्नमेंट स्कीम जो भी 15 18 10 12 हो जाते हैं। पॉलिटी 16 सवाल 10 से 13 डिपेंड करता है लक्ष्मीकांत वगैरह रटे कितना हो जाए। इसकी नॉर्मली काफी टफ रहता था कि 4-5 सवाल हो जाए तो बड़ी बात थी। 2025 का पेपर हार्ड इमोजी 16 के आसपास सवाल थे, 8 से 10 तो कर ही सकते हैं, मतलब एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में 6 से 8 तो कर ही सकते, अगर उतना भी नहीं कर सके तो मतलब वो एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम सब रट के नहीं गया तो उसको आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। नाउ इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग तो आराम से 45 के आसपास तो आई है, फालतू के वो नेगेटिव में दवाई नहीं तो कितने हुए 90। थोड़ा बहुत और खींचना है तो साइंस आपको कुछ खींच सकते हैं, तो अलग से स्पोर्ट्स अवार्ड्स वो पूछते हैं, मिसलेनियस करंट अफेयर्स पूछते हैं, मिलिट्री डिफेंस पूछते हैं। एक तो वो इतना टफ और रैंडम होता है कि उसकी कोई पैटर्न नहीं सब रट के जाए, उसके भरोसे रहना नहीं, उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट करना नहीं। तो यूनिट 12 दिस क्लैरिटी, मुझे 4-5 बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अभी उसमें भी समझिए अपने पास जितना टाइम है और उसमें मुझे आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना, बाकी और भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने, तो मैं टारगेट लेके 3.5 से 4 महीने में मुझे ये सब्जेक्ट आपको खत्म कराना है, तो उस हिसाब से गाड़ी तेज चलेगी। दिल्ली कोचिंग वाला जैसा नहीं कि 4 चैप्टर 3 महीने तक पढ़ाओ फिर एक दिन बैच खत्म कर दो, नहीं बैच नहीं, सब कुछ फास्ट ही चलेगा क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए उस फील्ड में आप चलिए, नहीं हो रहा है तो लोड नहीं लेना है, तो फिर आप ये करो, हाँ मैं 2027 में धीरे-धीरे इसको पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सुनूंगा 5 मिनट वो पढ़ूंगा फिर वापस वापस, तभी उंगली एक जैसी नहीं है, तभी उंगलियों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन सैलरी में तारे जमी का आमिर खान नहीं हूँ, क्योंकि यूपीएससी खुद तारे जमी पे नहीं है, तो मुझे इसी मोड में रहना पड़ता है, वो 3 डेज का जो प्रोफेसर था वायरस, बिकॉज़ इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज एन एग्जाम टू एलिमिनेट। इसमें वो जीवन मृत्यु का प्रश्न मत बनाइए, आप कबूल करिए कि मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है समझने में, तो कोई नहीं, मैं 1 साल बाद दूंगा, तब तक मैं कोई छोटी परीक्षा की पैरेलल तैयारी करूंगा, मैं धीरे-धीरे खत्म करूंगा। इधर घाव पे मरहम लगाने के लिए मीठी-मीठी बात करने के लिए मैं नहीं बैठा, टॉपर्स निकलने चाहिए और वो भी टॉप रैंक वाले। कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसमें भी जो सीनियर टीचर खुद को बोलते हैं तो वो हमेशा ये सोचे 1 से 100 में मेरे कितने आए, 1 से 1000 में भी नहीं, 1 से 100 में मेरे आने चाहिए, तभी मेरी कुछ आती है, स्टेटस है इंडस्ट्री में। रैंक 2 तक तो आ ही जाते हैं हर साल, जो ये बोल देंगे हमने आपका सभी मटेरियल देखा था, ये वो कुछ देखा था। रैंक 1 ने अभी तक नहीं बोला, तो वो बोलेंगे एक दिन, तो मैं उसके लिए सुबह उठ के काम करता हूँ, समझो घाव पे मरहम लगाने के लिए मैं तारे जमी के लिए नहीं बैठा। आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई एम, लेकिन मुझे भगवान ने ये किरदार दिया था, आपको वो बात समझनी होगी। अब ये आगे बढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस कंप्लीट, इसको 1 महीना खींचा था क्योंकि इसमें से जो भी 6-7 अच्छे सवाल आते थे और उसमें भी 4 एक सवाल तो सॉल्व हो जाए वर्स्ट केस में। अभी हम लोग बजट टैक्सेशन में, इसका जो पहला पार्ट था 2 बजट का इंट्रोडक्शन, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये खत्म किया। अभी हम लोग 2 बी फाइनेंस कमीशन ब्लैक मनी, और इसी एंड आउट में 2 सी भी मैंने दिया, दैट इज सब्सिडी। तो ये हम प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, ये सब अभी निपट जाएगा तो अगले हफ्ते में इसका भी खत्म कर लेंगे, देन वी गो टू प्रीलिम वगैरह। एंड अपलोड कर दिया है मोबाइल से, मंगल पटेल, उसमें क्या कोर्सेज लेटेस्ट टीसीबी 14 बेल आइकन आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, एंड्रॉइड ऊपर 3 नोट होते हैं, आईफोन में नीचे होता है, उससे फाइल से होती है। लैपटॉप से देख लेंगे .com/marology कोर्सेज लेटेस्ट टीसीबी 14 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, आपको माल मिल जाएगा। अभी जो आज का मुद्दा है उसमें कुछ दम है, फाइनेंस कमीशन और नोट पेन लेके बैठा, ये 4-5 चीजें थी इसमें, 41% था वगैरह, एंड दैट्स इट, ताकि नींद नहीं आए और दिमाग में थोड़ा बहुत उतरता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, बाकी टॉपिक में कुछ दम है नहीं। तो बजट सब टॉपिक, टैक्सेशन सब टॉपिक, फाइनेंस कमीशन। अब इसका जो हैंडआउट है वो मैं लीनियर एबीसीएस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको पहले समझानी होंगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो मैं आपको शायद ब्रेक के बाद समझाऊंगा। पहले बेसिक चीज की फाइनेंस कमीशन क्यों है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको टैक्स लेने का क्या पावर है, वो केवल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ले सकते हैं, बाकी सारा इनकम टैक्स यूनियन ले सकता है। आप कहने वो वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट सब पे प्रोफेशनल टैक्स ले सकता है, वो तो करीब 2500 ज्यादा ले नहीं सकता। तो संविधान में राज्यों को तो टैक्सेशन का पावर बहुत कम मिला है, तो फिर राज्य सरकार चलेगी कैसे? इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन बने, और वो ये कहा यूनियन ने 100 रुपए टैक्स में कलेक्ट किए तो उसका कुछ परसेंटेज यूनियन ने स्टेट्स को देना है। तो ऐसा लास्ट बना था 15 टैप्सी, उसने क्या बोला 100 रुपए अगर मोदी जी ने कमाई इनकम टैक्स में, उसका 41 स्टेट्स को देना होगा। अब आप समझिए, इससे पहले था 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से बीच, वाई बी रेडी, उन्होंने ये कहा कि देखो अगर 100 रुपए यूनियन ने कमाए हैं टैक्स में, तो उसमें से 58 यूनियन अपने पास रखें और 42 रुपीज यूनियन ने स्टेट्स को दे देने। तो ये सब चला 2015 से 20, फिर ये 15 फाइनेंस कमीशन है, उसने बोला 2020 से 26, तो उसने ये कहा कि यूनियन को सिर्फ 41% दो, माफ कीजिएगा स्टेट्स को केवल 41% दो, यूनियन अपने पास 100 में से 59 रखे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझिए, पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य था, फुल स्टेट, अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर दिल्ली जैसा हो गया, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो उसका बहुत सारा काम यूनियन गवर्नमेंट को खुद से देखना है। फिर वो जो भी लेह लद्दाख वो सब हो गया यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो उसका भी सारा कच्चा पानी स्टेट यूनियन गवर्नमेंट ने देखना है। तो क्योंकि यूनियन की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई, ये जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख सबका, इसलिए 1% यूनियन के हक में ज्यादा रखा है 15 फाइनेंस कमीशन ने। सो दैट इज द रैशनल फॉर गिविंग लोअर परसेंटेज, कम क्यों दिया राज्यों को, पहले 42 देते थे 41 क्यों दिया, तो फाइनेंस कमीशन का ये लॉजिक है। आगे अब कुछ फैक्ट्स जो रटने हैं, रात को 2 बजे पूछे तो भी रटने हैं। 15 फाइनेंस कमीशन बॉस था एनके सिंह, 6 साल के लिए उनको रिपोर्ट बनाना था, उसके और कौन से मेंबर हैंड आउट में दिया है। अभी लेटेस्ट बना 16 फाइनेंस कमीशन बॉस अरविंद पनागरिया, एक इकोनॉमिस्ट है, इनको बोला 5 साल का रिपोर्ट बनाओ, और आपका जो भी रिपोर्ट आएगा वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर अमल में होगा, और उसकी भी मेंबर लिस्ट आपके हैंड आउट में दी है। अब क्या अभी तुमने बोला 5-5 साल पे बनाना है, अभी तुम बोल रहे हो कि ये 6 साल का इन्होंने कुछ दिया और ये वो। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फाइनेंस कमीशन इज टू बी सेट अप फॉर एवरी 5th ईयर या उससे पहले, लेकिन रियलिटी में आप समझो, ये जो 15 फाइनेंस कमीशन था, जिसको बोला आप जो भी 2000 6 साल के लिए उनको काम दिया, 6 साल का काम क्यों दिया, कुछ लोगों को ये भी प्रश्न होगा, क्योंकि बीच में जम्मू कश्मीर को वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाना, इसलिए सब गड़बड़ हो गया, इसलिए इनको बोला 1 साल का और रिपोर्ट तुम धीरे से बनाओ, फिर हम देख लेंगे। तो देयरफॉर इट इज एन एक्सेप्शनल केस, वरना 5-5 साल की रिपोर्ट होते हैं। अब आप समझिए, एनके सिंह को भी रिपोर्ट बनाना था तो कुछ साल पहले बनाना होगा, 2-3 साल पहले से सेटअप किया होगा कमीशन, तो 2017 से वो बैठ के काम करने के लिए। उसी तरह अरविंद पनागरिया का जो 16 फाइनेंस कमीशन है, जिसकी रिकमेंडेशन 2026 से लागू होगी, पर उसके लिए भी उसने पहले से सब रिपोर्ट स्टडी शुरू करना 2023 से चालू हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ का गैप देखोगे तो 6-7 साल हो जाएंगे, आपके तो वायलेशन हो गया ना, संविधान में लिखा है 5 साल में बनाओ, ये तो 6-7 साल पे चल रहा है। यू आर राइट। हाँ, तो क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को हटा देना चाहिए, वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो फिर देश कैसे चलेगा? ये ऐसा कुछ है ही नहीं बेसिक स्ट्रक्चर जैसा, ये 5 साल पे बनाना, क्योंकि समझो एनके सिंह का 6 साल का रिपोर्ट वैलिड है, तो यस कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट की 5-5 साल पे बनाना नहीं, क्या कोई किसी को पिस्तौल से गोली नहीं मारने वाला है। आगे तो अलग अलग टाइम पे 12 फाइनेंस कमीशन 30% दो, 13 32%, 14 42%, 15 41%, क्यों जम्मू कश्मीर वाला केस था। अब ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है 2020 से 25, उसकी रिपोर्ट कैसी है, 1 अप्रैल 2020 से लेके चलते रहती है। तो शुरू में इनको बोला था एक बड़ा रिपोर्ट बनाना, फिर बीच में जम्मू कश्मीर को वो यूनियन टेरिटरी बनाना, तो बोला दूसरा रिपोर्ट बनाओ, इस कारण से इनका सब उल्टा चलता है नॉर्मल पैटर्न के विपरीत। तो कौन सी डेट्स हैं वो सब हैंडआउट में दिया, सुकून से देखना। कंपोजिशन में पढ़ नहीं रहा, फिर भी देखिए जो एनके सिंह थे वो कौन है, आईएएस, फिर एक और मेंबर था इसमें शक्तिकांत दास, वो पुराने आरबीआई गवर्नर, वो भी आईएएस। फिर जो भी फाइनेंस कमीशन होता है उसका फाइल वर्क देखने के लिए एक सेक्रेटरी को रखा जाता है, वो भी एक आईएएस होता है, तो 3 तो आईएएस हो गए।
आईएएस प्रोवाइड्स मी प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो सीआईबी का देख लो, आईआईटी का बॉस देख लो, से लेके हर जगह। दैट इज व्हाई पीपल एस्पायर फॉर आईएएस। जो आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं वो भी दोबारा एग्जाम क्यों देते हैं? क्योंकि उनको लगता है इधर ज्यादा मौके हैं। यार, तारक मेहता सीरियल में तो मुझे समझ नहीं आता कि अभी कौन-कौन सा कैरेक्टर है। इतने सारे मेंबर चेंज कर दिए कि दिमाग चक्रम हो जाए। तो सरकार ने कहा देखो, हम तुम्हें वही वाली फील 16 फाइनेंस कमीशन में देना चाहते हैं। तो हुआ ये, अरविंद पनागरिया बॉस है, 16 एफसी के बराबर है। फिर क्या, पहले एक मेंबर था निरंजन राज्याध्यक्ष, फिर उसने कहा मुझे नौकरी नहीं करना है। तो बाकी कुछ लोग थे। फिर एक और थे अजय नारायण झा, ये भी मेरे ख्याल से आए थे। फिर उनको जो ये मुझे अपने काम करना है। तो उसकी जगह फिर एक नया आदमी को रखा, टी रविशंकर पार्ट टाइम मेंबर। खैर जो भी फाइनलिस्ट अभी है वो आपके हैंडआउट में दिए, पर वो सब उल्टा-सीधा चलते रहता है। इस कारण से अगर आपको कोई मॉक टेस्ट में विपरीत जवाब जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने हैंडआउट में कुछ दिया है और वहाँ पर आप टिक करे, उसने 2 साल से अपडेट नहीं किया है अपना मॉक टेस्ट, तो वो अलग दिशा में बताएगा। इसका लोड नहीं लेना है फॉर अ सिंपल रीजन, चेयरमैन याद रखना है, नीचे एक मेंबर का क्या नाम है इतना पूछने का यूपीएससी में आईएएस परीक्षा में रिवाज नहीं है। देयर आर नो सच पीवाईक्यूज, और वो ऐसा पूछे तो भी हम ये करने बैठे, उससे अच्छा होगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी किया जाए। तो डोंट वेस्ट टाइम फॉर दैट। आगे बढ़िए। मित्रों, ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसको कहा जाता है ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। मतलब पूरा कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट जैसे इसको कुछ पावर्स है। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत के, कि वो किसी भी ऑफिसर को तलब कर सकता है, उससे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या देखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रहा है, उसको कितनी जरूरत है पैसों की। अब मान लीजिए कोई ऑपोजिशन नॉन बीजेपी स्टेट हो और वो लोग कोऑपरेट ना करें, वो अपने ऑफिसर को भी मीटिंग में ना भेजे, डॉक्यूमेंट भी ना दे, और फिर बाहर मीडिया में हंगामा करे, छाती पीट के देखो ये लोग तुमको पैसा नहीं दे रहे। तो ये सब नहीं हो, इसलिए हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो बहुत ही भविष्य देख सकते थे। देखो प्रेडिक्ट कैसे आएंगे लोग जो ये सब हंगामा करेंगे। इसलिए जो फाइनेंस कमीशन है उसको क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी का स्वरूप दिया है। मतलब भले स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने नीचे आईएएस या किसी को बोला कि तुम्हें वहां जाके फाइल नहीं देनी है, लेकिन ये लोग तलब कर सकते, कोर्ट वाला पावर है, तो जब मार के आके उसको देना पड़ेगा। तो देयरफॉर इट इज मेड एज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। तो इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, करेक्ट है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो भी करेक्ट है, संविधान में लिखा संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन की मैंने कुछ बात की, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो चीज मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। उससे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन हमें समझना है। देखिए 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी वगैरह में 100 रुपये कमाए, तो इन्होंने बोल दिया देखो इसमें से 41 रुपीस स्टेट को मिलना चाहिए। अब इधर प्रश्न होगा, ये तो वर्टिकल तो हो गया, ऊपर से नीचे 41, लेकिन तो फिर गुजरात को कितना मिले, केरला को कितना, बिहार को मिले? 10 रुपये गुजरात को मिले, केरला को 5 रुपये, बिहार को 15 रुपये मिले, क्या कुछ तो होना चाहिए उसका फॉर्मूला। तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, क्षैतिज कर अंतरण। मतलब 41 में से हर एक स्टेट को कितना मिलेगा, तो उसकी फॉर्मूला याद रखनी है। रात को 2 बजे पूछे तो भी याद रखनी है। फॉर्मूला कुछ ऐसी है, आप सेंसेक्स याद करें, सेंसेक्स कैसा था? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 नहीं था, वो 2a प्लस 3b प्लस 1c डिवाइड बाय 6 ऐसा वेट एवरेज था। यहाँ पर भी कुछ मिलता जुलता ही कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी फिल्म को 100 में से मार्क देने हो, आपके यहाँ तो 100 में से मार्क दे दो कि हीरो की एंट्री को 25 मार्क, फॉरेन लोकेशन को 10 मार्क, स्टंट को 15 मार्क वगैरह, लेकिन उसमें भी वेट देना होगा ना कि कौन सी चीज को मैं ज्यादा वेट दूं, सबको इक्वली मैं कंसीडर करूं, इसके 10 इसके 10 इसके 10, देन इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो जो फाइनेंस कमीशन की जो फॉर्मूला है वो भी ऐसी कुछ वेट एवरेज वाली है, वो हम समझते हैं। सिंपल है कि यूनियन ने 100 रुपये टैक्स में कलेक्ट किया, उसमें से 41 स्टेट को दे रहा है, तो प्रश्न है कि गुजरात को कितना मिले, यूपी को कितना मिले, आपके दोनों को सेम मिले क्योंकि दोनों में बीजेपी सरकार है, वो तो लॉजिकल बात नहीं होगी। तो हमें ये करना होगा, जो स्टेट में ज्यादा गरीबी है उसको ज्यादा मिले, जो स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा मिले, जो स्टेट का एरिया ज्यादा है उसको ज्यादा मिले, जहां जंगल विस्तार ज्यादा है उसको ज्यादा मिले, जो स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में किया उसको ज्यादा मिले, जो स्टेट अपने खुद के टैक्स कलेक्ट करने के प्रति सीरियस है उसको ज्यादा मिले। आपके बराबर, तो सबको एक एक मार्क दे दो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 6 करो, नहीं, हर एक को अलग अलग वेटेज देना होगा। समझते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट या हेवीएस्ट वेटेज दिया गया है फॉर्मूला में इनकम डिस्टेंस या गरीबी को। तो गरीबी को आप कैसे डिफाइन करें, कौन से स्टेट से कितने लोग इंडियन आइडल में अप्लाई करते हैं, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन काउंट करके नहीं, वो ऑब्जेक्टिव बात नहीं होगी। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन योर स्टेट, जिसे हम कहें जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना आपके राज्य में पैदा होता है, और उसे आप डिवाइड करें आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी, 100 करोड़ का आप पैदा करते हैं, 20 करोड़ आपकी आबादी है, हाँ तो जो भी कितना 5 करोड़ आपका या 5 लाख या जो भी आपका 5 के रेशियो में कुछ है। नाउ इस प्रकार से जब आप हर एक स्टेट का पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी निकालेंगे तो पता चले सिक्किम हाईएस्ट आएगा। ओके, सिक्किम के अंदर तो खेती बाड़ी ज्यादा है, तो इतना मालदार कहाँ से हो गया? क्योंकि वहां पर आप समझो कार इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, वो सब के चलते करोड़ों रुपए का व्यापार दिखेगा। तो राज्य छोटा है, स्टेट स्मॉल, सो पॉपुलेशन स्मॉल, तो बड़े नंबर के साथ आप डिवाइड कर तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाए, जो मान लो 2 लाख रुपए, कि वहाँ का हर आदमी साल के 2 लाख रुपए कमा रहा है, वॉटेवर, जैसे आप उसे इंटरप्रेट करना चाहे। हमें बस एक बेसिक आइडिया लेना है कि हम गरीबी यहाँ पर कैसे गिन रहे हैं। तो हरियाणा उसका बहुत टॉप नंबर आ जाए, गोवा का टॉप नंबर आ जाए, सिक्किम का टॉप नंबर आ जाए। अब यहाँ तकलीफ है, हम गोवा को बेंचमार्क नहीं मान सकते। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि वो इतना कमा रहा है या उधर इतना प्रोडक्शन और इतनी पॉपुलेशन है, तो पूरे भारत में बाकी सब लोग घास काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। गोवा में आप समझो उनको क्या मजा है, कैसीनो इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, तो लोकल लोगों के मुकाबले वो सब बहुत ज्यादा हो, उसके चलते उनका प्रोडक्शन और से पॉपुलेशन डिवाइड ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि देखो मध्य प्रदेश में तो कम है, गोवा का मॉडल अलग है। तो गोवा को हम आपको आप रैंकिंग निकालोगे वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और कैपिटा इनकम या जीएसडीपी डिवाइड बाय व्हाटएवर, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग इट फॉर द फॉर्मूला। उसी तरह सिक्किम का सेकंड नंबर है, उसे भी हम फॉर्मूला में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो पूरे भारत में सब लोग ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए हम हरियाणा को जो असल में थर्ड रैंक पे है उसे हम बेंचमार्क मानेंगे। अभी ये पता चले कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए की है, और ओडिशा में 86,000 है, और तेलंगाना में 1.76 लाख है। तो जो हरियाणा से जितना दूर है, यहाँ डिस्टेंस का मतलब ज्योग्राफिकल किलोमीटर डिस्टेंस नहीं, पैसों का डिस्टेंस, तो जो जितना दूर है वो उतना गरीब है, उसको ज्यादा पैसा मिले। अगर ठीक है, इस लॉजिक पर तेलंगाना में लोग कम गरीब है, ओडिशा में ज्यादा है, तो अगर 2 रुपये या 3 रुपये बांटते थे तो 2 रुपये ओडिशा को मिलना चाहिए, तेलंगाना को 1 मिलना चाहिए। दैट इज द लॉजिक। तो इनकम डिस्टेंस के हिसाब से 45% वेटेज पूरी फॉर्मूला में इनकम डिस्टेंस को दिया गया। इसका मतलब जो स्टेट में ज्यादा गरीबी है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो फिर सिक्किम और गोवा को कैसे कंसीडर करेंगे, उधर तो नेगेटिव जवाब आ जाएगा ना, तो वो स्टेट वापस के पैसा देंगे सरकार को, यूनियन को नहीं। उनकी अलग फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है 500 पेज का उनका पढ़ लो तो, लेकिन इतना कोई पूछने वाला नहीं, सो डोंट वेस्ट टाइम। सेकंड, सेंसस 2011 के हिसाब से जो स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? जितनी बड़ी पॉपुलेशन है तो वहां पर पुलिस, हेल्थ केयर ऑफिशियल्स, हर एक टीचर्स, ये सबकी ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने, इसलिए उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। इस लॉजिक से मान लो 3 रुपये बांटने हैं तो 2 यूपी को मिलेंगे, केरला को 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। इसको दिया गया 15% वेटेज पूरी फॉर्मूला में। अब यहाँ पर स्वाभाविक है यूपी को मजा आ जाए, लेकिन केरला का सैड इमोजी हो जाए कि हमारी पॉपुलेशन कम है तो आप तो हमको पैसा कम दे रहे हो, देन व्हाट टू डू। तो फिर हमें समझना है टोटल फर्टिलिटी रेट।
पिलर 6 में सुकून से समझेंगे। अभी एक बेसिक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ। टोटल फर्टिलिटी मतलब एक वीमेन 15 टू 49 की एज में जिंदा रहती, तो उसको कितने टोटल एवरेज बेबीज होते? फॉर एग्जांपल एक मदर है, इसके एक और 2 बच्चे हैं, बराबर? तो एक मदर और 2 बच्चे, प्लस अंबानी फैमिली में क्या है, एक मदर, नीता अंबानी और बच्चे कितने, 1, 2, 3, तो 3 बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 किड्स, 2 मदर्स, यानी हर एक माँ को कम से कम 1.5 बच्चे हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चा पूरा पैदा हो, एक आधा पैदा हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब मिनिमम एक तो सबको हो रहा है, कुछ महिलाओं को एक से ज्यादा हो रहा है। यार ये जो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा 5/2 मतलब 2.5 आना चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमम 2 बच्चे तो हो रहे हैं, कुछ वीमेन को 2 से ज्यादा भी हो रहे हैं। आपको ये फॉर्मूला असल में उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें ये समझना है कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नंबर आएगा। अभी अगर आप साउथ इंडिया के स्टेट लेंगे तो ये जवाब 1.5, 1.8 ऐसा आएगा। मतलब ज्यादातर वीमेन को 1 बच्चा हो रहा है, कुछ-कुछ वीमेन को 2 या उससे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। अभी बात ऐसी है कि ये जो हमने कहा कि जो स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिले, तो एक जमाने में ये यूपी बिहार वगैरह में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा था, मतलब एक एक वीमेन को 3 या उससे ज्यादा बच्चे हो। केरला के अंदर ये नंबर है 1.8, तमिलनाडु में 1.6, इनका तो शेयर ही मुझे हो जाएगा क्योंकि हमको कम पैसा मिलेगा, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो आप हमें कम पैसा दे रहे हैं, देन व्हाट टू डू। इसलिए उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए, उन स्टेट गवर्नमेंट की मेहनत को प्रशंसा करने के लिए एक और इंडिकेटर डाला गया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि जिन स्टेट ने अपना टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में रखा है, कम किया है, उसको हम एप्रिशिएट करेंगे। तो जो पूरा पैसा जा रहा है उस फॉर्मूला में ऑफ कोर्स पॉपुलेशन के हिसाब से 15% वेटेज तो यूपी को ज्यादा मिलेगा, लेकिन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर में 12.5% वेटेज देके केरला को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। सो बोथ ऑफ देम विल गेन। तो बात ऐसी है, यूपी को ज्यादा पैसा मिले क्योंकि सेंसस के हिसाब से आबादी ज्यादा है, सेंसस मतलब 10-10 साल में पॉपुलेशन को काउंट करना। केरला को भी ज्यादा मिले क्योंकि उन्होंने टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में रखा है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो अपोजिट नहीं चला गया, इनको भी पैसा मिलेगा, इनको तो दो बात कैसे हो सकती है? भाई अब समझो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला वेट एवरेज वाली है ना, तो एक इंडिकेटर ऐसा होगा उसमें यूपी उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलेगा, दूसरा ऐसा उसमें केरला को ज्यादा, फिर सबको कंबाइन करेगा सिग्मा दिस प्लस दिस इनटू दिस मच वेटेज। वो क्या है, वो पूरी स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। आप कबूल करो और आगे बढ़ो, वरना तो 500 पेज का है उसका पीडीएफ, उसमें आप फॉर्मूला समझो, जो कोई पूछने वाला नहीं है। फिल्म में हीरो की एंट्री है तो उसके भी मार्क्स, फिल्म में विलन की एंट्री है उसके भी मार्क्स, फिल्म में गाना है उसके भी मार्क्स, फिल्म में फॉरेन लोकेशन है उसके भी मार्क्स, हाँ तो सबके मार्क्स हो सकते हैं, वो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है जब आप उस फिल्म को स्कोर देते हैं। आगे जो स्टेट का एरिया ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिले, लॉजिकल है, क्योंकि अब जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान जितना ज्यादा एरिया तो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा वहां पर रोड्स बनाने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेज से लेकर सब कुछ ज्यादा बनाना होगा, पुलिस थाने ज्यादा लगाने होंगे, तो यस केरला के मुकाबले मध्य प्रदेश को ज्यादा पैसा मिलेगा। देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जो स्टेट के अंदर ज्यादा जंगल विस्तार है तो मतलब वहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स ये सब मिलेगा नहीं, उतना उसका एक प्रकार से काल्पनिक नुकसान, नॉशनल लॉस है। तो इसलिए जो स्टेट में मान लीजिए सिक्किम या मेघालय में ज्यादा जंगल है तो उसको ज्यादा पैसा मिले, हरियाणा में कम जंगल है तो इस फॉर्मूला में इस वेटेज के हिसाब से हरियाणा को कम पैसा मिले। लास्टली टैक्स एफर्ट, यूनियन तो अपने पैसे में से 41 दे रही है, स्टेट के भी तो टैक्स थे ना, एसजीएसटी था, पेट्रोल डीजल पे वैल्यू एडेड टैक्स था, दारू पे सब एक्साइज ड्यूटी थी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वगैरह वगैरह। तो जो स्टेट ने अपना ये सब टैक्स कलेक्शन लास्ट 3 ईयर में इंप्रूव किया है, कि पहले मान लो 100 करोड़ कलेक्ट करते थे, अब बढ़ा के 110 करोड़ किया। कैसे? जो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे उनको पकड़ा होगा, ज्यादा व्यापारियों को सब एसजीएसटी रजिस्टर किया होगा, डिवीजन को कंट्रोल किया होगा, दारू के एक्साइज वगैरह लगती है स्टेट की, तो जो देशी दारू के नकली अड्डे चल रहे थे उसको बंद किया होगा ताकि पब्लिक जो भी फॉर्मल वाला पिए तो सरकार को टैक्स की कलेक्शन हो। ये सब काम किए होंगे, तो जो भी स्टेट ऐसा अच्छा काम करेगा अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए, तो यूनियन उसको ज्यादा पैसा देगी। फॉर्मूला में इसको कितना वेटेज है? 2.5%। ये सारे नंबर्स, इनकम डिस्टेंस 45%, पॉपुलेशन 15%, एरिया 15%, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, टैक्स एफर्ट 2.5, ये सब निकालोगे तो 100 वेट आएगा। उसके हिसाब से जो भी आप एवरेज निकालो तो ओवरऑल सीन क्या बनेगा कि अगर 100 रुपए जा रहे हैं, हो सकता है केरला को 2 रुपए मिले, यूपी को 17 मिले। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऐसे इंडिकेटर हैं जहां पर यूपी आगे रहेगा ना, गरीबी के अंदर, पॉपुलेशन में, एरिया में केरला आगे होगा, अपना क्या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस चलो या जंगल विस्तार के हिसाब से, लेकिन यूपी को ज्यादा वेटेज तो ज्यादा उसे हिस्सा मिलेगा। तो समझिए ऊपर से 100 रुपये में से 41 आए, अब ये 41 कौन से स्टेट को कितना मिलना चाहिए, दैट वाज द क्वेश्चन। तो फॉर्मूला ऐसी हुई कि मान लीजिए 41% के नाम पे 100 रुपीज ऊपर से भेजे जा रहे हैं, तो उस 100 में से यूपी को करीब 17 टू 18 मिलेगा, बिहार को 10 मिलेगा, एमपी को 7 से 8 रुपया मिलेगा। क्यों? आप लॉजिक लगाओ भाई, एरिया, गरीबी, पॉपुलेशन, तो ये टॉप में आएंगे तो उस हिसाब से इनको ज्यादा पैसा मिले। ऑन द अदर हैंड बॉटम में क्या है, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, छोटे स्टेट्स हैं तो पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, वहां पर गरीबी थोड़ी कम होगी, इस कारण से उनको कम पैसे जाएंगे। आपके तुमने दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया, तो देखिए जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली का हम यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, हम तो स्टेट हैं, आधे स्टेट, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने नहीं, तुम सब लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा देगी, फाइनेंस कमीशन तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो कोई भी जात की यूनियन टेरिटरी हो, चाहे दीव दमन अंडमान निकोबार जहां पर सीएम वाला सिस्टम नहीं होता, या फिर दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पुडुचेरी जहां पर स्टेट असेंबली और सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, और है तो वो यूनियन टेरिटरी है ना, तो उन सबको फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं देगा। यूनियन टेरिटरी इज नॉट इन फाइनेंस कमीशन जुरिसडिक्शन। अब उनको पैसा कौन देगा? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण पर है, उनको जितना ठीक लगे उतना पैसा देगी। आगे बढ़ो, फिर 15 एफसी के हिसाब से हर एक स्टेट को कितना मिला है आपको सब दिया है। अभी 2026 में नेक्स्ट रिपोर्ट आएगा 16 वाला, तो कोई चिंता नहीं करनी है ना, फ्री सीरीज में मैं कवर करूंगा, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। अभी के लिए तो ये लिस्ट आपको दिया है। अब आप समझिए 16 वाला भी देगा, हो सकता है थोड़ा इंडिकेटर प्लस माइनस करे, पर वो पूरा जहाज तो नहीं हिलाएगा ना। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए यूपी बिहार एमपी टॉप 3 में है, तो बहुत चीज के क्या आ सकते, वो थोड़ा ट्यूनिंग कर दे कि चलो बिहार को ऊपर कर लेते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हिलने वाला है नहीं, बहुत ज्यादा हिलाएंगे नहीं, केरला को नंबर 1 पे मैक्सिमम पैसा दो तो बाकी लोग विरोध करेंगे, बाकी स्टेट विरोध करेंगे वगैरह वगैरह। तो छाती नहीं पीटनी है, सिंपल सा फॉर्मूला आएगा जब आएगा 16 एफसी का, सिंपल सी उसकी मतलब ये लिस्ट आएगी, खत्म कर देंगे हम, आगे बढ़ते हैं। दैट वाज 15 फाइनेंस कमीशन। ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन बना था 2015 से 20 के लिए, उसके बॉस थे वाईवी रेड्डी, तो उन्होंने भी फॉर्मूला दी थी, पर फॉर्मूला में ऐसा था स्टेट्स को 42% मिलता था, मतलब यूनियन इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी वगैरह में 100 रुपए कम, इसमें 42 स्टेट को जाएंगे। अब उसमें कौन से स्टेट को कितना जाएगा, तो उसकी फॉर्मूला थी थोड़ी अलग थी। इनकम डिस्टेंस मतलब गरीबी, पॉपुलेशन 71 में क्या थी, 2011 में क्या थी, एरिया क्या था, जंगल विस्तार क्या था, वो हैंडआउट में दिया, सुकून से पढ़ना। हालांकि अब इतना पुराना भी याद करना बहुत लोड नहीं लेना है, सम वेग आइडिया इज इनफ, क्योंकि अब तक आप समझो आपकी परीक्षा तब तक 2016 का 26 का आ जाएगा नया 16, इसका बहुत लोड नहीं लेना, पर पता ना कुछ 4-5 इंडिकेटर थे, क्या थे उतना पता मुझे। आगे बढ़ो। सो वी स्टडीड अबाउट वर्टिकल डेवल्यूशन कितना 41, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन क्या, वो 6 अलग-अलग इंडिकेटर फॉर्मूला हमने देखी। इसके बाद आगे चीज आएगी ग्रांट इन एड्स, वो भी हम समझेंगे, ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो लंबा फिर चलेगा। तब तक के लिए
ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और लेटेस्ट प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया, उस पे आप गौर करें, देन विल सॉल्व इट। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्र, आपको क्या लगता है फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दृष्टि, विनायक, भावेश, अंजलि, रोशनी, सचिन, आनंद, मुनाजा, नेहा, जानवी, अन्वेश, तनिष्क, लीना, फैजान, आदर्श, अभिषेक, विशाल, अरमान, केतन, प्रबल, जहीदा, आयुष, अंजलि, कनिका, दीपक, अग्रवाल, विनीत, अभिषेक, हर्षिता, प्रियांशु, सानिया, लोकेश, ये सब लोग फिर अमल, अमर, शुभम, विकास, प्रशांत, रोशन, रोशनी, ब्रिज, उज्जवल, मधु, करेक्ट आंसर्स। हाँ भाई क्या है 45 थोड़ा, अभी तो कितनी बार हम बोले कि 41% है। यानी सेकंड ही रॉन्ग, जहाँ देखे उड़ा दो, ये चला गया, बी चला गया, डी चला गया, सो आंसर इज सी। आपके बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़े थे? बाकी स्टेटमेंट ऐसा है वो तो नेट पे सर्च करो आपको मिल ही जाएंगे, आपको हैंडआउट में भी वो सब डेटा वगैरह दिया है, तो बाकी सबका डेटा कुछ दिया था। लेकिन ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये तो मुझे भी नहीं पता था। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि टैक्स एफर्ट नाम की चीज उन्होंने वापस इंट्रोड्यूस की। मतलब ऐसी बात है ये 15 फाइनेंस कमीशन में पहली बार नहीं आया, हो सकता है कभी 10 या 5 कमीशन में होगा फिर पहले आया, तो इतना बुक में दिया नहीं है। वो तो पूछा फिर चेक करने बैठा पड़े तो क्या करेक्ट है, पर अब इवन इफ यू डोंट नो दैट चौथा स्टेटमेंट क्या है तो भी एलिमिनेशन से तो हो ही जाएगा। अब कहता है ये क्वेश्चन तुमने हमें 5 मिनट दिखा या कुछ और अच्छा क्वेश्चन दिखा देते, इसके पीछे मुझे आपको एक कहानी बतानी है। देखिए पेपर जब कोचिंग इंडस्ट्री आजकल बॉलीवुड जैसा हो गया, बॉलीवुड में क्या फिल्म आए फिर कैमरा लेके बाहर फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन कौन देगा? जो टॉपर है या जिसको जो टॉपर बनने वाला जो मेहनती है वो एग्जाम देके आएगा, बीच में ब्रेक है, फिर सी सेट का भी वो जाके खाना खाएगा, पानी पिएगा और दूसरे पेपर का पढ़ेगा। रोने धोने कौन बैठेगा? जिसका पेपर ढंग से नहीं जाता। रेडी कोड़ा ट्विटर पे सबसे ज्यादा कौन चलता है? जो ठीक से पढ़ के नहीं बैठा। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब अगर आप वो सारे फर्स्ट रिएक्शन वीडियो अभी जाके देखो कि जो 2025 का प्रीलिम पेपर था उसमें इकोनॉमी वाज वेरी टफ, टू मेनी फैक्ट्स वर आस्क्ड। अगर आप भूतकाल में या जो भी पिलर 1 तो हमने खत्म किया, 6-7 सवाल थे, कौन सा ऐसा मुश्किल था? आपको एक दो तो होंगे पर बाकी तो सब मैनेजेबल ही था। ये वाला सवाल देखो, ये ऐसा सवाल है जो पढ़ के गया उसके लिए तो एकदम ईजी है, जो नहीं पढ़ के गया वो कैसे देखा? देखो ये फैक्ट पूछा, ये नंबर पूछा, ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। स्वाभाविक है, वही उसके पास फ्री टाइम होगा ना फर्स्ट रिएक्शन देने का एग्जाम हॉल से निकल के, और इसके चलते पूरा नैरेटिव क्या बनता है, बहुत सारे यूट्यूबर हाँ बहुत टफ पेपर था, क्योंकि वो अगर ये कहेगा टफ पेपर नहीं था तो ये सारे बाबू सोने डिसलाइक करेंगे तो उसका चैनल एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो सच नहीं बोलते, वो बस मरहम लगाते हैं। ऐसे मरहम लगाने वाले आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अब इसका मैं आगे और आपको इंटरप्रिटेशन बताऊं कि मैं लड़ते रहता हूं कि यहाँ ये ऐसा ऐसा है, कई बार ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जो मैं आपको 16 सवाल थे उसमें 8 से 10 तो हो जाए, एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम ये सब जो भी रट गया बेसिक चीजें, 2025 वाज मैनेजेबल। उससे पहले भी हम जाएं जब टफ पेपर निकलते तो भी 4-5 तो मैनेजेबल थे। तो जो टॉपर्स हैं वो ऐसे नहीं कि टोटली मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा थोड़ा हर जगह से पढ़ के जाता है, टोटली मैंने ये स्किप कर दिया वो स्किप किया, ये जो आपके दिमाग में भरा जाता है उससे सावधान रहिए। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक दो मैनेजेबल होते हैं, तो डोंट स्किप एवरीथिंग एंटायरली जस्ट बिकॉज़ समवन इज सेइंग इन फर्स्ट रिएक्शन कि भाई बहुत टफ था, बहुत टफ था। जैसा भी था पेपर, अच्छा था बुरा था, मैंने तो तय कि हमको एग्जाम देनी है तो हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो वी आर डन विद वर्टिकल टैक्स डेवल्यूशन, हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन, नेक्स्ट इज ग्रांट इन एड। वैसा है यूनियन इनकम टैक्स और ये जो भी कस्टम वगैरह में कम है 100 रुपए, उसमें से स्टेट्स को मिले 41 तो बाकी 59 यूनियन के पास बचे। अब इसमें से भी कुछ और पैसा, ये 59 रुपीज में से भी कुछ और पैसा वापस यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को, राज्य सरकारों को देगा। इसके दो चैनल्स हो सकते हैं। पहला, ये फाइनेंस कमीशन खुद से कहेगा कुछ ग्रांट्स में दे दो,
हेल्थ के ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती बॉडीज वगैरह, वो क्या अभी देखेंगे। तो मान लो इसके 10 रुपए गए। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जैसे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, अब उसमें ऐसा कि 10 रुपए का खर्चा तो यूनियन 6 देगा, स्टेट ने 4 देना है, तो ऐसे 6 रुपए और जाएंगे। तो अलग से और भी पैसे यूनियन गवर्नमेंट अपने 59 में से स्टेट्स को देगा, जिसमें ग्रांट्स हो सकते हैं, जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो सकते हैं। योजनाओं में कुछ तो हमने पिलर 1 में देख लिया, फसल बीमा, जन आरोग्य योजना वगैरह, और भी बहुत सारी योजनाएं, ये हम पिलर 6 पॉवर्टी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखेंगे। तो जस्ट रिमेंबर कि टैक्स डेवल्यूशन के अलावा भी यूनियन को पैसे देने पड़ते हैं स्टेट्स को, 2 कारणों से, ग्रांट्स का पैसा और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा। अभी जो ग्रांट्स है ये पूरा माइंड में ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में दिया है, इसकी कोई लोड लेनी नहीं, अभी हम एक एक करके उसके छोटे-छोटे कंपोनेंट समझेंगे, देन इट विल मेक सेंस टू यू। कुल मिलाकर ग्रांट्स के नाम पे 15 फाइनेंस कमीशन ने 6-7 अलग-अलग जात के ग्रांट्स दिए हैं। लोकल बॉडीज ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह-वगैरह समझते हैं। एक ग्रांट ऐसी है, पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। वो ऐसी बात है कि मान लीजिए सलमान खान ने सोहेल खान और अरबाज खान को पैसे दिए, और सोहेल और अरबाज अपने हिसाब से भी ये कुछ कॉमेडी शो वगैरह में से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने तुमने पैसे दिए, अभी भी हमको कम पड़े, तो दोबारा पैसे दो, तो सलमान दोबारा दे, वो क्या है, दैट इज पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। समझते हैं। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश का खुद का भी बजट बनेगा, उसमें उनका रेवेन्यू पार्ट होगा कि मतलब आप टैक्स में कितना कमाते हैं, सब लिख कर पे पेट्रोल डीजल पे आपके टैक्स, मान लीजिए 35,000 करोड़ रुपीस, और फिर उनको तुम्हारे खर्चे कितने हैं, वो कहीं इतने सारे स्टाफ को सैलरी देनी है, ये सब अलग-अलग हम योजना चला, इसका पैसा जाना है, तो -41 करोड़ का हमारा पेंडिंग है। तो यानी 35 - 41 कितना, 6,000 करोड़ का लॉस है आंध्र सरकार को, जिसे हम कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसके अलावा और भी है फिस्कल डेफिसिट वगैरह, वहां तक हम रविवार या सोमवार को पहुंचते हैं। अभी जब हम कहते हैं आंध्र को ये रेवेन्यू कलेक्शन में 35,000 करोड़ है, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, एक तो स्टेट के खुद के टैक्स जैसे एसजीएसटी, दारू पे टैक्स, पेट्रोल डीजल पे टैक्स, और उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवल्यूशन में जो दिए कि 100 रुपए में से 41 गए, और 41 से मान लिया आंध्र को मिले 10 रुपए, तो ये भी ऐड हो रहे हैं। मतलब ये सब कुछ मिलने के बाद इतनी इनकम है, लेकिन सामने खर्चे ज्यादा हैं, स्टाफ सैलरी, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के, तो ये स्टेट गवर्नमेंट लॉस में चल रही है। तो ये क्या करें, देखो हमारा तो इतना रेवेन्यू डेफिसिट है, घाटा है, और ये हो रहा है, आपने हमको पैसे दिए पोस्ट डेवल्यूशन, सलमान खान ने अरबाज और सोहेल को पैसे दे दिए, उसके बाद भी हम तो लॉस में चल रहे हैं, तो हमको और पैसा दो, तो फाइनेंस कमीशन के हाथों मौज करो, तुमको और पैसा देंगे। तो ये जो 6,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 6,000 करोड़ फाइनेंस कमीशन आंध्र को देगा पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में, क्योंकि डेवल्यूशन के नाम पे समझो 41 में से कुछ तो दे दिया, लेकिन उसके बाद भी इनका लॉस है, तो फिर इनको और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दैट इज पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब सभी स्टेट को ये नहीं मिलेगा, करीब 14 स्टेट्स को ही मिलेगा जिनको असल में डेफिसिट है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसको डेफिसिट नहीं होगा, बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल गुजरात, देखिए बहुत खुशी की बात है, असल में खुशी की बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल में रखने के लिए गुजरात सरकार क्या करती है, भर्ती नहीं करती, रिक्रूटमेंट बहुत कम आते हैं, जो आएंगे वो कैसे, कांस्टेबल नहीं, लोक रक्षक, ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं, उसका ट्रैफिक का कोई मीटर ऐसा, और उनकी सैलरी का 10,000 12,000 ऐसी सब। तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत कंट्रोल में रखना भी कोई बहुत महान काम नहीं है, खैर वो हम मेंस के लेक्चर में सुकून से समझेंगे। सफिशिएंट टू नो कि सभी स्टेट को नहीं मिलता है ये पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, केवल 14 स्टेट को मिलता है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि 100 रुपए में से यूनियन ने 41 स्टेट को दिए, उसमें से मान लो कि आंध्र को 10 रुपए, फिर नहीं मिला तो अभी भी लॉस ही है, तो फिर ये यूनियन अपने 59 में से जो भी और 6 रुपए वो देगी, दैट इज पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब आप कहेंगे ये तो भाई सब स्टेट फिर इररिस्पांसिबल हो जाएंगे, गैर जिम्मेदार होकर तो पैसा देना खर्चा करेंगे, अगर उनका सारा लॉस यूनियन ही देता रहे, यू आर राइट। तो इसलिए कानून है एफआरबीएम एक्ट, इसका रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें सब रूल्स होते हैं, उस हिसाब से स्टेट में काफी चीजें कंट्रोल में करनी होती है। फिर एक से ज्यादा ये सब चलेगा तो यूनियन भी हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल केरला को ऐसे ही बांधे हो गए, फिर केरला कोर्ट में जाए तो कोर्ट ने भी बोला नहीं यूनियन तुम्हारी हेल्प करे, इसलिए ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है तुम कर नहीं रहे हो, एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से जो है तुम्हें करना पड़ेगा वगैरह। यार वो मेंस के मुद्दे ज्यादा है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग मेंस में उसे समझेंगे। वापस आते तो पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नाम से ही सीधे मतलब असल में तो एक लाइन ही है, तो समझाने के लिए मुझे 10 मिनट बन, असल में एक लाइन हो, अब तो रिवीजन करोगे तो 1 ही मिनट लगेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर है कुछ स्पेशल ग्रांट्स। आप समझिए 14 फाइनेंस कमीशन, वाई वी रेडी, पिछले से पिछले वाला मतलब, उन्होंने टैक्स डेवल्यूशन में कुछ पैसे दिए होंगे तेलंगाना को, मान लो 10 रुपए, और ये पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कुछ और पैसे दिए होंगे, बोल के 100 रुपए गए मान लो तेलंगाना को। अब उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, उन्होंने भी टैक्स डेवल्यूशन के कुछ पैसे दिए होंगे, मान लो 80 रुपीस, और ये पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट उसके भी कुछ पैसे मान लो 10 रुपए, तब कितना गया 90 रुपए तेलंगाना को, तो तेलंगाना का सैड इमोजी हो जाएगा कि देखो 14 ने हमको 100 दिए थे, तुम हमें 90 दे रहे हो। आपके फार्मूला गड़बड़ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप समझो दोनों के फार्मूले में अलग अलग चीजें थी ना, वेटेज अलग था, उसमें फॉरेस्ट कवर की कितनी बात थी, उसमें टैक्स एफर्ट आबादी कंट्रोल करने की कितनी बात थी, तो क्योंकि दोनों के फार्मूला अलग है, 14 का फार्मूला अलग, 15 का अलग, तो कुछ स्टेट को ऐसा लॉस दिख सकता है कि हमें पहले जितना आपने नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव अस एज मच शेयर एज वी यूज्ड टू गेट इन द पास्ट। तो नया फाइनेंस कमीशन हाँ कोई नहीं, तो मौज करो, 10 रुपए तुमको एक्स्ट्रा देते हैं, उसे कहा गया स्पेशल ग्रांट्स। ये भी सभी स्टेट को नहीं मिले, कुछ 3-4 ऐसे स्टेट थे, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, और उनको भी आजीवन नहीं मिला, एक ही साल मिला, फिर उसके बाद तो सब सेटिंग कर लिया था। तो दैट इज स्पेशल ग्रांट। अब कुछ तो कहते फिर इन्होंने ढंग से फार्मूला क्यों नहीं बनाया भाई, इतना सब उसमें फार्मूला में डालना है तो कुछ तो स्टेट को कुछ तो 19-20 होएगा ही, वो तो आप खुद ही बन जाओ फाइनेंस कमीशन के बॉस, तो फिर आप सही से बना देना। एक एक लाइन में याद करना है मित्रों, और कुछ इसका काम नहीं। अब ये जो स्पेशल ग्रांट थी ये सिर्फ 1 साल के लिए दी, उसके बाद बंद कर दी, क्यों बाकी वाले सालों में कुछ उन्होंने और एडजस्ट किया होगा, क्या क्यों कैसे वो सब खुलासा उन्होंने नहीं किया, दे डिड नॉट एक्सप्लेन, सो आई डिड नॉट बिकम जेम्स बॉन्ड। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 500 पेज की होती है, मैं 500 पेज नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ उतना पढ़ा हूं जो पीआईबी में 1-2 पेज में उन्होंने प्रेस रिलीज किया है, तो उस 1-2 पेज में अगर उसने ढूंढा पीट के नहीं बताया तो वो सारी चीज सर्च करना हमारा काम नहीं है। दैट इज नॉट द एफिशिएंट वे टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट, इकोनॉमी नहीं, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट में यही राग रखना है। जो हिमेश रेशमिया कहता है मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, क्लासिकल सिंगर नहीं बनना है, बॉलीवुड सिंगर बनना है। आगे तो पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, स्पेशल ग्रांट्स डन। फिर है लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत नगर पालिका, ये सब उसका पॉलिटी में आप समझ लेना, उनको पैसा कितना मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब पंचायत नगर पालिका वो सबको बात है पैसा देना है। तो ग्राफिक्स इज गिवन इन योर हैंडआउट, लेट मी ज़ूम इन। लोकल बॉडीज को करीब 4 लाख करोड़ दिए 2021 से 24 के लिए। अब उसमें गांव वालों को ज्यादा मिलेंगे, पंचायत रूरल बॉडीज क्यों, क्योंकि उधर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको 2 लाख करोड़ गए। अर्बन बॉडीज जो है नगर पालिका सिटी वगैरह में उसको करीब 1 लाख करोड़ गए। अब इसके लिए और पार्ट्स बनते हैं कि जो रूरल पंचायत बॉडीज को 2 लाख करोड़ गए, उसमें ऐसा है कि 60% टाइड है, मतलब हाथ बंधे हैं, केवल और केवल वाटर और सैनिटेशन के लिए यूज करना है, ये स्वच्छ भारत मिशन, इरिगेशन, ये सब में यूज करना है। और 2 लाख करोड़ का बाकी 40% है वो अनटाइड है कि वो पंचायत बॉडी जो चाहे उसमें वो यूज कर सकती है। हालांकि जो अनटाइड है इसमें भी रूल्स हैं कि कोई ढंग का प्रोजेक्ट बनाएगी, स्कूल के अंदर हमने प्लेग्राउंड बनाना है वगैरह, वो कोई सैलरी या ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट में खर्च नहीं हो सकता। वरना क्या करेंगे वो जो भी सरपंच और सचिव है पंचायत के, वो अपनी ऑफिस का लाइट बिल भरना है, एकदम आलीशान एसी टीवी फर्नीचर करा देना गांव में, ऐसा सब करे तो उससे गांव वालों का कोई बना नहीं है। इसलिए वो जो 40% अनटाइड है वो भी कैसे ढंग का प्रोजेक्ट बनाए, सब फालतू की में यूज नहीं करना है।
ओके, तो रूरल एरिया का हिसाब हो गया 60 टायर 40 टायर। अब इधर भी समझो कि मान लीजिए केरला स्टेट हो, उसका सीआरडी मौजूद है, वो लोग ये कहें देखो ये स्वच्छ भारत मिशन या सबके घर टॉयलेट बना, तो हमारे तो सब गाँव में भी सब पहले से ठीक ही है, तो हमें इतने सारे पैसे इधर लॉक मत करवाओ, हमें वाटर इरिगेशन है हमारे पास, तो आप हमें ज़्यादा दो ना फ्री वाले में अनटाइड में, ताकि हम कुछ और काम कर सकें। तो फाइनेंस कमीशन ने तो अपने हिसाब से सब बनाया है, इसलिए स्टेट्स नाराज रहते हैं, उसके बारे में हम लोग मेंस में समझेंगे। स्टेट्स का ये कहना है कि अब सीधा हमको खुला पैसा दे दो, डोंट टाई आवर हैंड्स लाइक दिस, कि नहीं ये मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन उनका पेट प्रोजेक्ट है, तो जबरदस्ती हम पे थोपो मत, ऐसी उनकी सारी बात होती है। खैर वो मेंस का मुद्दा है, मेंस में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब 4 लाख करोड़ में से करीब 1,20,000 करोड़ सिटी एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम वगैरह को जाएगा, उसमें दो भाग हैं। जो कोई मिलियन प्लस सिटी मतलब जहाँ 10 लाख या उससे ज़्यादा की आबादी है, तो उसके तो सारे पैसे जो जाएंगे वो टाइड है कि कंपलसरी एयर क्वालिटी वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करना है, बाकी कोई काम यूज़ नहीं करना। जो मिलियन प्लस से छोटे वाले सिटी है, 10 लाख से कम आबादी, उसमें 60-40 जैसा है कि 40 अनटाइड है और 60 वाटर एयर क्वालिटी वगैरह। इसमें तो हर एक डेटा और बहुत उसकी लोड नहीं लेनी, आपको समझ रखनी है कि ग्रांट्स जो है उसके कुछ कंसेप्ट या उसमें लॉजिकल ऐसा चला है, क्योंकि कुछ बार उन्होंने एमसीक्यू ऐसे भी पूछे टीडीएस सीपीएफ वगैरह में, और मेंस में भी लिखने को आता है कि व्हाई स्टेट्स आर अनहैप्पी विद दिस ग्रांट्स, क्योंकि उनको सब ऐसा लॉक नहीं चाहिए, उनको सब खुला चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा करीब 70,000 करोड़ रुपीस आउट ऑफ दिस 4 लाख करोड़ रुपीस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, मतलब ये नगर पालिका पंचायत इन सब ने जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ और अफलातून सब फैसिलिटी करनी है, उसके वास्ते पैसा दिया गया है, कितना 70,000 करोड़ रुपीस। अब ये जो मैंने पैसे आपको 4 लाख करोड़ मिलेंगे और इसमें भी और शर्तें ऐसी हैं जो खास तो मेंस के लिए याद रखनी है। ये सभी पंचायत नगर पालिका ने तो अपने ऑडिटेड अकाउंट हिसाब किताब सब ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जो भी पंचायत बॉडीज की वेबसाइट होगी। दूसरा, जैसे यूनियन का फाइनेंस कमीशन होता है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कलेक्शन है उसमें से नीचे पंचायतों को नगर पालिका को पैसे देने हैं। अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं वो टाइम पे 5-5 साल पे ऐसे फाइनेंस कमीशन सेटअप ही नहीं करते, क्योंकि करेंगे फिर वो कहेगा स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पैसों में से पंचायत को पैसा, तो उनको नहीं मिलेगा स्टेट के सीएम को। तो एक और चीज टाइप की कि 2024 तक आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप करनी होगी, वरना ये आपका पैसा रिलीज नहीं करेंगे जो ग्रांट में हम पैसा आपको दे रहे हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को दे रही है। इस कारण से गुजरात से लेकर बहुत सारे स्टेट जिन्होंने पहले फाइनेंस कमीशन रेगुलरली अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते थे, उनको बनाने पड़े। तीसरा, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है नगर पालिका, वो लोग सिटी के अंदर पब्लिक के पास प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में 3% ऑफ जीडीपी इतनी मोटी रकम वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स में लेते हैं, तो स्वाभाविक है अमेरिका में जो भी उसका वाटर सैनिटेशन पुल सड़क सब ठीक होगा। भारत के अंदर मुश्किल से 0.2% ऑफ जीडीपी, भाई क्योंकि जिसकी भी नगर पालिका में सरकार है वो ये सोचेगा हम ये प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे तो मिडिल क्लास हमको वोट नहीं देगा, तो नेक्स्ट टाइम नगर पालिका इलेक्शन कैसे जीतेंगे। दूसरा, बहुत सारी इलीगल कॉलोनी बन चुकी है जैसे दिल्ली वगैरह में, तो अगर जो इलीगल कॉलोनी में रहते हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे तो कोर्ट में जाके बोलेगा मेरा लीगल कॉलोनी है, क्योंकि लीगल है इसलिए तो तुम टैक्स ले रहे हो, इसलिए टैक्स नहीं लेंगे। ये सबके चलते भारत में अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स कलेक्शन बहुत कम होता है, इस कारण ये सब सड़क पे गड्ढे क्यों है, ये सब बेकार क्यों है एंड सो ऑन। तो 15th एफसी ने ये कहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज ने पहले से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करना होगा, अगर नहीं करेगी तो ये जो ग्रांट में हम पैसा दे रहे हैं 1,20,000 करोड़ उसमें से कुछ पैसा तुम्हारा रोक देंगे। तो मतलब यहाँ पर सब क्या है, कुछ शर्तें हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, यस, तो दैट इज लोकल बॉडीज की ग्रांट। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, तुम समझ क्या रहे हैं 15 एफसी की ग्रांट्स वो लोकल बॉडीज का देखा। डिजास्टर मैनेजमेंट में याद रखना है कानून कब बना, 2005 में बना, आईबीसी कब बना, 2016 में बना, जीएसटी कब आया, 2017 में आया, अच्छा आरटीए कब आया, शायद तब 2005 में। जो बड़े बड़े कानून पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी, जरूर नहीं हर साल पूछे, कुछ बार पूछे पता होना चाहिए। सेकंडली मेंस में जब लिखते हैं तो करेक्ट नंबर लिखना है, वरना मत लिखो नंबर, हवाबाजी में लिखते हैं देन गलत पे आपको इरिटेट करते हैं आप इवैल्यूएटर को। हमें याद ये रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह। अभी इसके नीचे यूनियन के फंड्स होंगे, एक होगा मिटिगेशन का फंड, एक होगा रिस्पांस का फंड, उसी तरह स्टेट के फंड होंगे मिटिगेशन का, रिस्पांस का। आपके इसका मतलब क्या है, देखिए मिटिगेशन मतलब क्या, आपदा से पहले प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन बिफोर डिजास्टर, कि मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो हम ज्यादा बड़ी बड़ी दीवारें या एम्बैंकमेंट बना देंगे ताकि पानी गांव में नहीं घुस जाए, ये सब मिटिगेशन हुआ। तो फिर रिस्पांस क्या है, जो आपदा के बाद किया जाता है कि डिजास्टर हो गया अभी सब भेजो लोगों को खाना पानी और सुविधा, दैट इज रिस्पांस। तो ये जो भी यूनियन स्टेट के ऐसे सब फंड्स हैं उसके लिए फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के ग्रांट्स दिए, कितने दिए क्या दिया वो सब बहुत काम का नहीं, मेंस में कुछ पूछे तो वो मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में देखना। हालांकि अगर हम पीवाईक्यू देखें तो ऐसा वो ज्यादा जाते नहीं, इसमें वो जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एज टॉपिक जाएंगे रादर देन कि फाइनेंस कमीशन ने उसमें कितना पैसा दिया। आगे बढ़ते हैं, तो लोकल बॉडीज, रेवेन्यू डेफिसिट, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशल ग्रांट्स, आगे सेक्टर स्पेसिफिक में हेल्थ। तो हेल्थ में आप समझिए 70,000 करोड़ तो ये पंचायत वगैरह को दिए, उसके अलावा भी कुछ और भी पैसा दिया है अलग से हेल्थ का, तो कुल मिला के करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा हेल्थ में गया है। उसकी मदद से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अपग्रेड करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सब डॉक्टर फार्मेसी ट्रेनिंग करेंगे वगैरह वगैरह, दैट इज वन थिंग। दूसरा फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि देखो आईएएस है, आईपीएस है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल है उसका सिविल सर्जन होगा, तो वो भी पूरे ऑल इंडिया लेवल का होना चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, ताकि वो ढंग से काम करे, अच्छा काम करे। फिर अब ये बना नहीं है तो जब बनेगी ऐसी अलग सर्विस तब हम लोग देखेंगे, पर ये सब उसकी सजेशन है। दूसरा फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि देखो यूनियन और स्टेट मिलकर जितना खर्चा करते हैं, तो जीडीपी अपना पूरे देश में प्रोडक्शन 100, तो कम से कम 2.5 उसका इतना सारा पैसा यूनियन और स्टेट ने खर्चा करना चाहिए हेल्थ केयर में। इसके बारे में पिलर 6 और उसके भी मेंस लेक्चर में आराम से हम पढ़ेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ इज डन। अब उसके अलावा कुछ और भी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं, इसको मैं जल्दी से उड़ा दूंगा क्योंकि मेंस में हम इसे सुकून से पढ़ेंगे कि हेल्थ का, एग्रीकल्चर, रूरल और जुडिशरी, एजुकेशन, स्टेट स्पेसिफिक, मान लो यूपी में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे कुछ और भी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दिए गए हैं। और ये सब में क्या होता है, बोनस होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, कि अगर रूरल रोड का ग्रांट है उसमें ऐसा कि तुमने 10 किलोमीटर हाईवे बनाओ, नहीं तो तुम्हारा 10% पैसा कम देंगे, तो स्वाभाविक स्टेट गवर्नमेंट को मजा नहीं आएगा कि तुम ऐसा सब परफॉर्मेंस लिंक मत रखो, सीधा हमको खुला पैसा दे दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स देने हैं, आपको हमको सीधा पैसा देना होगा। आगे तो बहुत नींद को नहीं है, थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए, सारे ग्राफिक्स और सब डेटा सेट्स हैंडआउट में, ये सारे डेटा सेट्स रखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए। अभी आप समझिए फाइनेंस कमीशन जब ग्रांट्स देता है तो क्या देगा, वो स्टेट्स को पैसा देना चाहिए ना, कि डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायत बॉडी वगैरह। फाइनेंस कमीशन का काम यूनियन को ग्रांट देना तो नहीं है। सलीम खान सलमान को बोले तुम अरबाज और सोहेल को पैसा दो, लॉजिकल बात है, और सलीम खान अगर ये सोहेल और अरबाज खान को कहे कि तुम अपने बड़े भाई सलमान खान को जो तुमसे ज्यादा कमाता है, ज्यादा संपन्न है, उसको पैसा दो, ऐसी कोई बात हो सकती है। तो ऐसा उल्टी धारा बह रही है। तो ऐसा कि फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि देखो यूनियन पहले 41 तो इनको दिया है, बड़ा टैक्स में से 59 यूनियन के पास है, और ये 59 में से ये डिजास्टर और ये सब पैसा यूनियन वापस दे, जिसको हमको बोला ग्रांट से। अब फाइनेंस कमीशन ने कहा देखो ये जो 59 यूनियन के खुद के हैं उसमें से डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड ऐसा अलग फंड बनाओ, और ये यूनियन अपने 59 में से
2.38 लाख करोड़ रुपीज उसमें रखेंगे। तो यूनियन के लिए भी ग्रांट में कुछ पैसा लॉक करवाया। इससे स्टेट्स को नाराजगी है। क्यों? उनका ये कहना है कि तुमने यूनियन को बोला इतना पैसा अलग से रखो डिफेंस का, अगर तुम ऐसा नहीं बोलते तो ये पैसा हमको इधर आता ना तो हमारे लिए अच्छा होता। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने यूनियन के लिए भी ग्रांट्स का पैसा अलग करवाना है। इट इज नॉट गिवन। तो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड उसके 2-3 लाख करोड़ रुपए रखे जाएंगे, वो यूनियन का ही पैसा है, यूनियन ही अपने पास रखेगा। पर समझो इस हिसाब से ग्रांट का इतना पैसा स्टेट्स को कम जाएगा। ये कहाँ रहेगा? तो पब्लिक अकाउंट में रहेगा, मतलब कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रहेगा। इसका मतलब कि इस पे पार्लियामेंट का कंट्रोल भी ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। ये जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल होगा। मतलब नॉर्मली होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पैसा दिया, तो अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 31 मार्च तक वो पैसा यूज नहीं किया तो सब वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगा। फिर अगले साल फाइनेंस मिनिस्ट्री तुम एग्रीकल्चर वाले कुछ खर्चा नहीं करते, एजुकेशन वालों को ज्यादा देंगे। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे वो सारे लैप्सेबल फंड थे। ये वाला क्या नॉन लैप्सेबल है, मतलब इधर जो पैसा है ये जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में आता है उसी के हाथ में, वो खर्चा करे नहीं करे ऐसे पड़ा रहे तो भी उसके पास पड़ा रहेगा। तो दैट इज नॉन लैप्सेबल फंड। तो कुछ लोग ने इसमें ऐसा क्यों वैसा क्यों, भाई मैंने आपको बताया जो उधर लिखा है पीआईबी में उस हिसाब से एक दो लाइन में हमको याद रखना करेंगे। बियॉन्ड दैट में चर्चा करने बैठा वो सब ऐसी बात है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट का मुद्दा आता है, उतना कोई पूछता नहीं जीएस में तो क्यों बोल लेगा। तो वी आर डन विद कंपोजिशन वर्टिकल एवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल एंड ग्रांटिंग। अब हम मुद्दे पे आएंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, लेकिन वो सुकून से पढ़ते हैं। एक ब्रेक लेते हैं फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद आराम से ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या समझते हैं। थ्री मोर मिनट्स। टू मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। और एडवांस आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वोट करें। विनीत रानी, डॉक्टर एमजेड, जहीदा, सायरा, प्रांजल अग्रवाल, शिवा शिवा। अभी देखिए हम लोग समझ रहे थे एक तो कॉम्पोजिशन देख लिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट डेवोल्यूशन ग्रांटिंग देखा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? रणवीर का मेरे लिए स्पाइसी पानी पूरी बनाओ, दीपिका के मेरे लिए मीठी वाली पानी पूरी बनाओ। इसका मतलब क्या है कि पानी पूरी वाले के पास तो सारा मसाला है ना, कस्टमर क्या बोला है उस हिसाब से वो बना के देगा। ये जो फाइनेंस कमीशन है उसको रात को सपना नहीं आता कि मुझे ये इसमें ऐसा ऐसा लिखना है, उसको पहले डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे कि तुम जो रिपोर्ट बनाओ वो इस टाइप का बनाना। अभी उनको कौन बताएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को कौन बताएंगे? तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उस हिसाब से मतलब कुल मिलाकर मोदी जी चाहेंगे ऐसा रिपोर्ट बनेगा। इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, विचारार्थ विषय, कि वो गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन को तुम रिपोर्ट बनाओ इस हिसाब से करना है। ये जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे? पहला 2011 का सेंसस डेटा यूज करो, उस हिसाब से जो स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन हो उसको ज्यादा पैसा जाए। तो स्वाभाविक केरला को मजा नहीं आया कि उनका ये कहना देखो 71 से लेकर 2011 में हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल में कर दिया, यूपी बिहार में ज्यादा है तो उनको ज्यादा पैसा हमारा नुकसान है। तो ये उस वक्त काफी विवाद हुआ। फिर फाइनेंस कमीशन को ये कहा गया कि कीप न्यू इंडिया 2022 विजन इन माइंड, मतलब बेसिकली मोदी जी जो उस समय कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, ये सब चीजें उस हिसाब से पैसा देना। तो स्वाभाविक केरला को वापस मजा नहीं आया कि भाई स्वच्छ भारत मिशन हमारा तो हो गया, इधर सबके पास टॉयलेट है तो ये सबका पैसा लॉक करा दिया, ऐसे ग्रांट्स हमको कबूल नहीं है। तीसरा, फाइनेंस कमीशन को बोला गया कि देखो यूनियन की अपनी डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं, उसका भी ख्याल रखना। तो फाइनेंस कमीशन ने अलग से 2 लाख करोड़ को बोला तुम अपने पैसे अलग रखो, तो इसका मतलब स्टेट्स को ग्रांट्स में उतना पैसा नहीं गया तो वापस से स्टेट्स नाराज हुए। चौथा, फाइनेंस कमीशन को ये कहा गया प्रेसिडेंट द्वारा कि सजेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, मतलब जो स्टेट ने मान लो बिजली चोरी कम कर दिया उसको ज्यादा पैसा दो, जो प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा कलेक्ट करे उसको ज्यादा पैसा दो, जहां पर ये
रेवड़ी कल्चर कम हो गया, उसको ज़्यादा पैसा दो कि ये जैसे मतलब फ्री में सब चीज़ें बाँटी जा रही हो। वो क्या है मुद्दा पूरा मिस के लेक्चर में समझेंगे, तो वापस से स्टेट को मज़ा नहीं आएगा। स्टेट का क्या कहना है कि भाई ये खैरात नहीं बाँट रहे तुम, दिस इज़ नॉट एन आर्म, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो भी हमको पैसा मिलना चाहिए। तो इतने सारे टर्म्स कंडीशन मत दो, हमको खुला पैसा ऑन टाइम पैसा दे दो। अब समझिए ये जो सेटअप हुआ था 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन, तो तब से लेके अब तक द हिंदू में इसकी सब बातें चली होंगी कि भाई ये तो सब साउथ के स्टेट के साथ नाइंसाफी है, पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा है, मोदी जी ने अपने लिए यूनियन का अलग फंड बना दिया वगैरह वगैरह। ये तो खेल खत्म हो गया। इसमें जाने लायक जो चीज़ें वो ऐसी है कि वो मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी, प्रीलिम्स के लिए कम। लेकिन मुझे आपको बताना था टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या, वो मैंने आपको बताया। तो एक्जेक्टली वर्ड बाय वर्ड सब याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि यूनियन और स्टेट के बीच जो सौहार्द होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें ये एक बिटर इशू का विषय है। तो 15 फाइनेंस कमीशन में तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए स्टेट्स का शेयर इमोजी ज़्यादा था। अब जो 16th बना है, तो उसको इतना सब नहीं बोला है, उसको सिंपल ये टैक्स का पैसा बाँटना है और जो भी डिजास्टर में बेसिक सिंपल बातें बोली है। बहुत ज़्यादा थोपा नहीं है, क्योंकि अब शायद यूनियन को भी लगा कि स्टेट्स के साथ प्यार मोहब्बत से चलना होगा, तभी ये जीएसटी का काम होगा, या फिर जैसी कोalition सरकारें बन रही हैं, तो हमें कुछ राज्यों और उनकी सरकारों का भी ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा ये सब अब टाइट चीज़ें नहीं रखनी है। तो 16 फाइनेंस कमीशन है, उसमें बहुत सारी जो पुरानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, वो सब खत्म हो गई। खैर अब ये तो इनका रिपोर्ट जब आएगा तब हम सुकून से समझेंगे कि क्या-क्या इन्होंने कहा है। तो ग्रांटी नीड इज़ डन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ परमानेंट स्टेटस टू फाइनेंस कमीशन। ये सब ऐसे टॉपिक है वो मेंस के लिए काम के, प्रीलिम्स में काम के नहीं। तो नेक्स्ट वीक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तब समझ लेंगे। अब इसमें नहीं जा रहे। आगे मुद्दा नीति प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है और उसके बाद ब्लैक मनी हमें समझना है। फाइनेंस कमीशन तो हमने समझ लिया, यूनियन के टैक्स का पैसा स्टेट्स को दिलवाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके अलावा ये 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक पॉलिसी ये सब बनाने के लिए एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन था, मोदी जी ने खत्म कर दिया, उसकी जगह क्या नीति आयोग। इसको हम आराम से पढ़ेंगे पिलर 4C में। तो अभी इसका हैंडआउट में सब दिया होगा पर उसका लोड नहीं लेना है। वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जैसा है, वो खत्म होने के बाद दोबारा देखना है। तो रिविजिट तब करना जब पिलर 4C खत्म हो जाए। तभी मैं उसमें जान नहीं रहा था पहला 5 ईयर प्लान कब बना, कब क्या हुआ, ये सब मैं अभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो वापस उधर पिलर 4 में हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ो। अभी मैंने बताया प्रेजेंट सिस्टम क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने 100 रुपए इनकम टैक्स कस्टम वगैरह में कलेक्ट किया, उसमें से 41 तो स्टेट को जाएंगे, बाकी 59 यूनियन के पास रहेंगे। उसमें से कुछ पैसा ग्रांट्स का जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायत बॉडी वगैरह, वो फाइनेंस कमीशन देता है। बाकी भी ये सरकारी योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, उसका भी कुछ पैसा स्टेट्स को देना है, वो कौन देता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देता है। अब पहले ये था मतलब मनमोहन सिंह के जमाने में जब नीति आयोग नहीं था, प्लानिंग कमीशन था, कि मान लो जो 59 है उसमें से कुछ ग्रांट्स का पैसा तो फाइनेंस कमीशन दिलवा रहा है, लेकिन ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी, जैसे मान लो उस वक्त तो इंदिरा आवास योजना, हाँ तो उसमें कौन से स्टेट को कम ज्यादा मिलना चाहिए, उसकी भी कुछ फॉर्मूला होगी। इंदिरा आवास योजना वाला यूनियन का 1 लाख करोड़ देंगे तो कौन से स्टेट में ज्यादा मकान बनाएंगे, कौन से कम बनाएंगे, ये सब के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज बनानी होती थी। वो फॉर्मूला उस जमाने का प्लानिंग कमीशन बनाता था। अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं और नीति आयोग को ऐसा पैसा डिसाइड करने का पावर है नहीं। अब कौन डिसाइड करता है, जो भी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि हर एक स्कीम का कितना पैसा स्टेट को हम देंगे। ये जो प्लानिंग कमीशन है जो अभी तो बंद हो गया, कांग्रेस के जमाने में था, उसका ये भी काम था कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है, सरकारी योजना है, फॉर एग्जांपल इंदिरा आवास योजना, उसमें बिहार को कितना पैसा जाए, यूपी को कितना जाए, वो सब वो फॉर्मूला बनाते थे। फॉर्मूला कुछ थी गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ये जो गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला है उसमें भी फाइनेंस कमीशन जैसे था, पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा पैसा दो, बैकवर्ड जो ज्यादा उसको ज्यादा पैसा दो, ये सब बातें थी। वो क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला थी हम नहीं पढ़ेंगे, सफिशिएंट होगा कि गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला भी ऐसी थी, लेकिन वो प्लानिंग कमीशन की थी और वो जो प्लानिंग कमीशन के पैसे नीचे जाते थे स्टेट्स को, उसके साथ जुड़ा कुछ कंसेप्ट था। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन इज ओवर, उसकी जगह क्या नीति आयोग फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वो पैसों का आवंटन, मनी एलोकेशन डिसाइड नहीं करते, वो सब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिसाइड करेंगे। नीति आयोग का काम क्या, थिंक टैंक जैसा सजेशन दे, एडवाइस करे, यही सब है। और ज्यादा तो बस वो इंडेक्स ही बनाते हैं, स्कूल का इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो वही सब करते हैं। वो आगे बढ़, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ऐसे स्टेट जो बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़े पिछड़े हैं और इस कारण से उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम वगैरह टोटल लिस्ट है। हिमालयन 3 स्टेट है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर अब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। प्लस तेलंगाना, तेलंगाना ओरिजिनली स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं था, लेकिन जो आंध्र और तेलंगाना का विभाजन हुआ उसमें कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग का उनका कानून में लिखवाया था कि तेलंगाना को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो भी 10, 11, 12 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसको क्या मजा मिलेगा, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ फैक्ट्री लगाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट कहेगा अच्छा तुम्हें ये जो भी जीएसटी में ये फायदा कराएंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स में ऐसा फायदा, कस्टम ड्यूटी में ऐसा फायदा, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट इन स्टेट में ज्यादा फैक्ट्री लगाए। दूसरा, मान लीजिए कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, तो खर्चा उसका 100 रुपये है, तो नॉर्मल स्टेट में 60 यूनियन देगा, 40 स्टेट में खुद निकालना है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ऐसा होगा, यूनियन 90 रुपये देगा, स्टेट ने सिर्फ 10 रुपये देने होंगे। तो ग्रेटर बर्डन इज बॉर्न बाय द यूनियन फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तीसरा, एक जमाने में प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उनकी जो फॉर्मूला थी उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को एक्स्ट्रा वेटेज देते थे कि अच्छा पॉपुलेशन फॉरेस्ट ये वो तो है, अच्छा तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो, हाँ तो ये लो 10% 20% तुमको और पैसे देंगे। आपकी तो बहुत बेस्ट चीज़ है, हमको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना देना है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं। पहला कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट। आपके तो फंड उससे क्या लॉजिक है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो प्रोफेशनल टैक्स कम आएगा स्टेट को, कस्टमर कम होंगे तो गाड़ी कम लोग खरीदेंगे, एसजीएसटी कम आएगा, तो फिर उनको सरकार ज्यादा हेल्प करे, यूनियन ये हक बनता है। ऐसे स्टेट जहाँ पर नॉन वायबल फाइनेंसिस है, मतलब जब जम्मू कश्मीर फुल स्टेट था, टूरिज्म की इनकम डाउन हो जाए टेररिज्म के चलते, तो बाकी तो कोई इंडस्ट्री वगैरह थी नहीं, तो उसको यूनियन ज्यादा मदद करे। मणिपुर में भी आप देखें कंटिन्यूअसली ब्लॉकेट चले, हाईवे रोक दिया जाए, तो उधर कुछ काम धंधा ठीक से हुए नहीं, तो फिर उसको भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, हिल एंड डिफिकल्ट टेरेन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे अरुणाचल और जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर एरिया में है, ये सबको देखते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाया जाता है। अभी बिहार और आंध्र वो क्या कहते हैं, हमको भी स्टेटस दे दो, हमको एक्स्ट्रा पैसा दे दो, उस हिसाब से तो मिलना चाहिए कि नहीं, वो सब ओपिनियन वाली बात है। ओपिनियन वाली बातें क्या, मेंस की बातें तो मेंस के लेक्चर में नेक्स्ट वीक हम जाएंगे तब उसे समझेंगे। क्या ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, पुराने जमाने में ट्रक भर भर के पैसा मिला इनको, लेकिन ज्यादा पैसा आया तो क्या वो आदत खराब कर देगा, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन में बहुत सारा पैसा हो गया, कोई परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं। इसे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा एड कर्स, अनुदान जब अभिशाप बन जाए कि बहुत पैसा मिलेगा, मिसमैनेजमेंट करप्शन में हो जाता है। दूसरा एक शब्द प्रयोग रिसोर्स कर्स, कि जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें बहुत सारा माइंस मिनरल रिसोर्स है, लेकिन गरीबी भी वहां पर इतनी ज्यादा है, क्यों, ये सब नक्सलाइट, माइनिंग माफिया, पॉलिटिशियन सब मिलजुल के लूटने बैठ जाते हैं। तो जो स्टेट के पास ऐसे रिसोर्स ज्यादा है वो भी उसके लिए अभिशाप है। तो क्या किया जाए, 14 फाइनेंस कमीशन जब बना वाईवी रेड्डी, उसने कहा देखो ये ट्रक भर के ऐसा अलग से पैसा कोई नहीं मिलेगा, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं इनको हम कोई वेटेज नहीं देने वाले। लेट मी गो बैक टू हिज फॉर्मूला। 14 फाइनेंस कमीशन आप याद करें,
उन्होंने क्या बोला कि यूनियन गवर्नमेंट अगर 100 रुपए का इनकम टैक्स कस्टम वगैरह में से उसमें से 42 स्टेट्स को मिले। अब उसमें डायरेक्ट स्टेट को कितना मिले, इनकम डिस्टेंस पॉपुलेशन तो 1971 की 2011 की एरिया फॉरेस्ट कवर, इधर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बोल के 5% एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। यानी फाइनेंस कमीशन ने ये सब एक्स्ट्रा पैसा देना बंद कर दिया। अब जो 14th ने नहीं दिया तो 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह ने भी कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया। अब यूनियन गवर्नमेंट की खुद की मर्जी है, उसको कुछ करना है। फॉर एग्जांपल ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिसाइड करें कौन से स्टेट को कितना मिलना चाहिए। तो उसमें क्या नक्की हुआ है कि अच्छा नॉर्मल स्टेट है तो 60-40, स्पेशल कैटेगरी वाला तो 90, यूनियन बॉन्ड करेगा 10% खर्चा स्टेट ने उठाना है। लेकिन ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का या सरकार का खुद का डिस्क्रिप्शन विवेक है, विद फाइनेंस कमीशन एनके सिंह ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये भी नहीं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये शब्द यूज करना ही गुनाह हो गया, ऐसा आउटलॉ नहीं है ये। गवर्नमेंट चाहे तो दे सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा, बट फाइनेंस कमीशन ने बोला हमको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देंगे। यूजुअली ये शब्द चर्चा में कब आता है, जब इलेक्शन आते हैं, जब इलेक्शन आएंगे खासकर ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में, तो उसकी राज्य सरकार हमको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिलना चाहिए। तो अब यूनियन बोल देगा, हाथ खड़े कर देगा, देखो फाइनेंस कमीशन ने नाम बोला है, तो फिर उसका भी बात चलेगा। आगे बढ़ो, राज्य सरकार, पंचायत राज बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, ऐसा जो अपना 3 लेयर का स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ और देशों में भी होगा, जो भी ब्राजील, जर्मनी वगैरह में। लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, उनकी पंचायत वगैरह वो भी ढेर सारा टैक्स लेती है। भारत में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी ज्यादा टैक्स लेती नहीं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ है। अच्छा तुम्हारा प्रॉपर्टी टैक्स कम रखेंगे, हमको बस इलेक्शन जिता दो, तो इसलिए इनके पास पैसा कम है। जो पैसा कम है तो फिर आप देखिए सड़क की क्या क्वालिटी है, स्कूल की क्या क्वालिटी है, बिकॉज देयर आर नॉट इनफ फिस्कल रिसोर्सेज अगेंस्ट द राइजिंग पॉपुलेशन। 140 करोड़ की ऊपर आबादी हो जाए तो टैक्स भी ज्यादा लेना पड़े, नहीं तो फिर सबको कैसे हम फॉरेन जैसा सब फैसिलिटी हो सकता है। ये भी मींस के मुद्दे में इसमें देखेंगे। फिस्कल इम्बैलेंस मतलब केरल सरकार की मान लो 100 रुपए की इनकम है, लेकिन पुराने सब योजनाओं के लिए इतना लोन लेके बैठे 140 उनको लौटाने हैं, तो ये क्या हुआ, डेट ऑब्लिगेशन। तो ये तो इम्बैलेंस है ना भाई, तो इसको क्या कहते हैं, असंतुलन, फिस्कल इम्बैलेंस। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है कि यूनियन के पास तो है ढेर सारा पैसा, स्टेट के पास कम है, लोकल बॉडीज के पास उससे भी कम है, तो इस कारण से स्टेट्स यूनियन के पास की कुछ पैसा दे दो, एक्स्ट्रा पैसा दे दो, तो ये क्या वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कि ऊपर यूनियन के पास ज्यादा पैसा है। क्यों ज्यादा पैसा है, क्योंकि इनकम टैक्स ले सकते हैं, इनकम टैक्स ले सकते हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी, कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स, ऐसे बड़े बड़े टैक्स, हैवी वाले टैक्स उनके पास है, उनके पास ज्यादा है, नीचे स्टेट में कम आता है पैसा, तो इम्बैलेंस ज्यादा रहता है। तो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस के क्या कारण है, यूनियन के पास टैक्स पावर ज्यादा है, कस्टम एक्साइज इनकम टैक्स वगैरह, टैक्स सरचार्ज का पैसा जो यूनियन लेता है वो स्टेट्स को देता नहीं है, और भी कारण है वो हैंडआउट में दिए, देख लेना फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेट अपना सब इनकम एक्सपेंस बराबर मैनेज कर रहा है। तो ऐसा रिपोर्ट रैंकिंग नीति हमने चालू किया, फर्स्ट टाइम चालू किया 2025 में, जिसका नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। बेस्ट रैंक मिला ओडिशा को और सबसे बेकार रैंक मिला पंजाब को। इसके बारे में भी यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा, वो मेंस के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक। डेवोल्यूशन टू पंचायत मतलब समझो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अपने टैक्स का पैसा है उसमें से कुछ वो अपने ये सब लोकल बॉडीज को दे, तो उसका एक अलग रिपोर्ट रैंकिंग बना, वो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने बनवाया, उसमें कर्नाटक को नंबर 1 मिला वगैरह। हालांकि ये मुझे इतना काम का नहीं लगता, काम का नहीं लगता, तुमने बताया क्यों है, क्योंकि समझो रिपोर्ट रैंकिंग अब ये एक दे दिया ऐसा मिलता जुलता है, दूसरा है अब ये मैं नहीं दूं तो भी कुछ लोगों को फोम होता है कि भाई पीटी 725 अलग से देखना चाहिए, तो पूछना है क्या पूछा, पूछ भी लगा मुझे, आप बताइए, तो ये फैक्ट है पूरी इकोनॉमी में से 10,000 फैक्ट है, चलो उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ तो याद होगा, तो ये कितना याद रहने वाला है इसमें कर्नाटक को नंबर 1 मिला, तो जो बहुत बड़ी चीज़ है वो याद रखिए। जैसे ओके फिस्कल हेल्थ इंडेक्स नहीं दिया है और उसमें भी पंजाब की स्थिति ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है, ये हम कुछ दिमाग में रखेंगे फॉर मेंस एग्जाम। आगे बढ़ो, और भी मुद्दे पर मेंस के मुद्दे में देखेंगे। तो फाइनेंस कमीशन इज ओवर, आगे का मुद्दा टैक्स इवेजन, इतना पैसा कलेक्ट किया फाइनेंस कमीशन नीचे, तो बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भरेंगे, उससे लड़ना है, सो दैट इज द नेक्स्ट सेगमेंट। आप शब्दों में फर्क देखिए, ये होता है टैक्स प्लानिंग कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है कि मान लीजिए मैं 1.5 लाख रुपए की एलआईसी पॉलिसी लूं तो मेरा इनकम टैक्स में इतना कम भरना आएगा, मैं 50,000 का एनपीएस ले लूं तो उसका इतना इनकम टैक्स कम भरना है, तो ये सब इलीगल नहीं है, ये तो सरकार ने खुद ही बोला है, ये सब लीगल बातें, एथिकल बातें कि आप टैक्स प्लानिंग करते हो, अपना टैक्स बचाते हो विद इन द ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशन। तो फिर टैक्स इवेजन क्या होता है, कर चोरी क्या है कि जहां कायदे से आपको टैक्स भरना है लेकिन आप भरते नहीं, आप छुपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी के पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और दूसरा आदमी उसको 1.5 करोड़ में खरीदा है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे टैक्स लगेंगे जो भी स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, फिर ये जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर यूनियन गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स मांगेगी, तो प्रॉपर्टी डील में तो बहुत सारे टैक्स है। लेकिन अगर हम ये कहें 1 करोड़ का बंगला था तो परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा टैक्स भरना पड़े, तो तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, बायर और सेलर दोनों चुप रह जाए कि देखो हम 1 करोड़ में 50 लाख में, ऐसा बता दीजिए सिर्फ 5 लाख का मकान है ताकि हमें कम टैक्स भरना पड़े, तो ये हुआ टैक्स इवेजन। हाइडिंग द इनकम एंड ट्रांजैक्शन दैट आर टैक्सेबल, कर चोरी मतलब जो आमदनी या लेन देन टैक्स के कराधान के पात्र है उसको छुपाना, तो वो टैक्स इवेजन है। तो हम जो पापा ने अपने बेटे को 10 रुपए दिए पाले बिस्किट खा ले, तो वो सब टैक्सेबल टाइप का है, सीलिंग में वो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपने पॉकेट मनी दिया, बच्चे ने पॉकेट मनी सरकार को नहीं बताया तो ब्लैक मनी नहीं है। बड़ी वाली जो रकम है जहाँ असल टैक्स लगता है वो अगर छुपा जाए तो ब्लैक मनी। एक और एग्जांपल, कोचिंग पे लगता है 18% जीएसटी और उसमें कोचिंग के जो मालिक है उसको प्रॉफिट हुआ उस पर क्या लगेगा, इनकम टैक्स अलग से 5 to 30%। तो अगर कोचिंग का मालिक स्टूडेंट को ये कहे कि देखो तुम मुझे कैश में पैसा दे दो, बिल हमको नहीं बना, ताकि जीएसटी नहीं बनना पड़े और मुझे इनकम टैक्स नहीं बनना पड़े, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, तो ये सब क्या है, टैक्स इवेजन। और ऐसा करके ये कोचिंग वाले ने मान लो 5 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं भरा, अब ये 5 करोड़ छुपाएगा कहाँ पर, कुछ बंगला लेगा, कुछ महंगे रिस्ट वॉचेज और गोल्ड वगैरह लेगा, तो ऐसा जो भी सब वो चल रहा है इकोनॉमी में वो है पैरेलल इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का वो एरिया जो ब्लैक मनी पर चल रहा है, जैसे ये जो भी गोल्ड या प्रॉपर्टी मार्केट होगा, समांतर अर्थव्यवस्था वो हो गई पैरेलल इकोनॉमी। तो ब्लैक मनी समझ लिया, ऐसा पैसा जिस पे टैक्स लगना है, टैक्स नहीं भरा, वो सब ब्लैक मनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जो आपका ब्लैक मनी है, लॉन्ड्रिंग करोगे डिटर्जेंट डालोगे तो व्हाइट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, समझते हैं। मान लीजिए दाऊद इब्राहिम सारे 2 नंबर के काम करे, एक्सटॉर्शन, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, इलीगल लिकर ट्रेड, अब वो सीधा बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, आजकल तो सब केवाईसी एनओ कस्टमर पान कार्ड आधार कार्ड 10 चीजें मांगेगा, शेयर मार्केट में भी लगेगा तो उधर भी सब सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो फंस जाएगा, उसको ट्रेस करके पकड़ लिया जाएगा। तो वो क्या करे कि पहले एक फर्जी रेस्टोरेंट या सिनेमा थिएटर बना दे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा खोल दे, ऑन पेपर कागज पे, असल में कोई बिजनेस नहीं करना, और फिर ये दिखा दे को ये 5 करोड़ तो मैंने ये सब मेरे होटल के कस्टमर थे, सिनेमा टिकट थे उसमें से आया है, और फिर ये जो भी होटल रेस्टोरेंट है आपने कंपनी के नाम पे रजिस्टर किया, तो ये हो गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो इसका अलग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, स्टडी में अकाउंट खोल सकता है, फिर उसके जरिए आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करो बैंकों में, शेयर बाजार में, तो फिर वो जल्दी रडार में नहीं आएगा ईडी और टैक्स अथॉरिटीज के। तो इधर दाऊद ने क्या किया, ब्लैक का पैसा था, इधर से लाया तो अब हमको ऐसा दिखता है तो व्हाइट का, ये तो सब गलत नहीं है। ये जो प्रोसेस हुई इसको हम क्या कहेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन। इसके खिलाफ लड़ने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है,
पेरिस में वो बैठते हैं, ये लोग ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट ये सब बनाते हैं। जैसे ब्लैक लिस्ट में क्या आएगा, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये ऐसे देश हैं कि जहाँ पर ऐसा सब मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, ये सबको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, सरकार सब हेल्प सपोर्ट करती है। तो अगर ये एफएटीएफ संस्था ने किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाला, इसका अंजाम क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कि फिर आप समझो ये जो अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक्स वगैरह, उनकी जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनियां हैं, जो एफपीआई के नाम पे ढेर सारा पैसा आपके बाजार में इन्वेस्ट करती है, वो नहीं करेंगे क्योंकि आपका देश ब्लैक लिस्टेड है। वर्ल्ड बैंक वाला भी आपका लोन पास नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत ज्यादा उस पर टर्म्स कंडीशन होंगे, तो ब्लैक लिस्ट में आने का ही प्रॉब्लम है। उसी तरह ब्लैक लिस्ट से थोड़ा कम खराब हो तो ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान कई साल तक ग्रे लिस्ट में था, तो उसको भी ये सारी दिक्कत है कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आएगा, लोन का पैसा जल्दी पास नहीं होगा वगैरह। तो उसके बाद पाकिस्तान को हटा भी दिया, और फिर उसके बाद ये सब जो भी उसका टेरर फाइनेंस और ये नेटवर्क अभी भी चालू है, तो भारत सरकार फिर से दमखम लगा रही है कि इसको ग्रे लिस्ट नहीं, इस बार ब्लैक लिस्ट में ही डालना चाहिए। इसमें से क्या सबक है? अगेन, शत्रु को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा खत्म ही कर देना चाहिए। ये आधा उसको छोड़ा था, 10-12 साल ग्रे लिस्ट में रखा, फिर थोड़े संबंध नॉर्मल हो गया, जो भी लगा, तो सरकार ने, भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक प्रेशर कम कर दिया, तो सीधा ग्रे लिस्ट से जो भी व्हाइट लिस्ट में आ गया, तो दे दे पैसा मतलब वापस ये पुलवामा से लेके सब कर रही है। तो दैट इज द लाइफ लेसन, एथिकल लेसन। नेक्स्ट, सो आई टोल्ड यू अबाउट द ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसके खिलाफ लड़ने के लिए अलग कानून है, प्रीलिम्स में भी पूछते हैं तो थोड़ी समझ होनी चाहिए। थोड़ा समझते हैं फिर देख लेते हैं। एक संस्था ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे बैठता है, तो समझो ये होम मिनिस्ट्री के नीचे तो नहीं बैठता है। अमित शाह इसको कंट्रोल नहीं करते, पर्दे के पीछे जो चलता, समझो एमसीक्यू के हिसाब से तो अमित शाह का डिपार्टमेंट नहीं हुआ ना, होम मिनिस्ट्री नहीं है। ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग 2025 में पूछी थी, वो हम कल सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ध्यान रखना है, वेग आइडिया ना बहुत ज्यादा बारीक बारीक में कुछ तो पता नहीं, ईडी पूरा दिन चलता, कौन चलाता है ईडी? दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे ईडी, उसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दो कानून इसको अमल करने हैं, एक है फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि आप कहीं और से कितना पैसा ला रहे हैं, ले जा रहे हैं विदेशों से भारत में या भारत से बाहर, वो आपको उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आप नहीं मानोगे तो केस हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक बार ऐसा हुआ, दुबई से ऐश्वर्या राय को किसी ने वीएचएस, वो जो कैसेट रिकॉर्डर आते थे, उसमें भर के डॉलर भेजे, तो ईडी ने कई साल तक सब इन्वेस्टिगेट किया कि आप क्या पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसको ट्रेस करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझो अनकंट्रोल तरीके से भारत में डॉलर आया गया तो करेंसी एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके तो आरबीआई का काम है भाई, आरबीआई के पास पिस्तौल नहीं है ना, पिस्तौल वाली संस्था ये है ईडी। पिस्तौल का मतलब बंदूक लेके चलेगा, पर उसके पास पावर अरेस्ट करने के, जमानत जल्दी नहीं मिलेगा वगैरह। तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और पिलर में और समझेंगे। उसके बाद दूसरा है 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, वो सबके खिलाफ लड़ेंगे। अभी कुछ चीजें याद रखें, जो पीएमएलए कानून है कब बना, 2002 में, इसमें ये लिखा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम रहेगा। तो समझो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, अपन मेन काम किसका है? इन लोगों का है, ईडी का। अब इसमें किसी को अगर पकड़ लिया और वो नॉर्मल कोर्ट में सालों तक लटकाते रहे, तो वो सब नहीं, उसकी अलग कोर्ट बनेगी। तो पीएमएलए की एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, मतलब उसमें जो भी उसके अलग जज या ऑफिसर्स बिठाए होंगे, उसके ऊपर आपको जाना तो उसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी, उसके ऊपर जाना हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें जितने फाइनेंशियल रेगुलेटर, आरबीआई, सेबी, ये सबको भी बोला, देखो तुम्हारे हक में जो भी आता है, बैंक, एनबीएफसी, शेयर मार्केट, उसमें कोई ब्लैक का पैसा जमा नहीं करा, उसके सब टाइट करो। तो आरबीआई ने या सभी संस्थाओं ने जो बना केवाईसी, कि पैन कार्ड, आधार कार्ड सब देना पड़ता है, खाता खोल सकते हैं। फिर होते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, वैसा कि फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कहा देखो किसी के खाते में अचानक 50 लाख रुपए आ जाए, तो वो बैंक ने आरबीआई को बताना, आरबीआई ईडी वाले को बताएगा, ताकि वो उसको फिर मॉनिटर करे कि क्या चल रहा है। तो ऐसे सब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स भी होंगे। एक बार एक संस्था कोबरा पोस्ट, वो स्टिंग ऑपरेशन किया उसने, तो पता आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब लोग क्या कर रहे थे, बिना आधार कार्ड वोटर चेक किए लोगों के डमी अकाउंट खोलते थे और उसमें ब्लैक का पैसा वाइट हो सके। उसके बाद आरबीआई को पकड़ा था, सजा की थी। तो कैसे सजा की थी? क्योंकि केवाईसी नॉर्म नहीं माने थे। केवाईसी नॉर्म क्यों नहीं माने, मतलब उसका क्या लीगल आधार है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इससे और क्या सबक लेना है कि सरकारी बैंक होने चाहिए, प्राइवेट बैंक भी होने चाहिए, अच्छी कस्टमर सर्विस और उसके लिए, पर आंख बंद करके कि ऐसा मतलब प्राइवेट बैंक वाला है तो वो सब राजा हरिश्चंद्र जैसा जरूरी नहीं है। हर जगह कानून का डंडा होना जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे सब सरल नहीं कर सकते। अब समझो आपको शेयर बाजार में कुछ खरीदना बेचना है, तो उसके लिए सब डीमैट अकाउंट खोलो, उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेना पड़े, और वहां पर भी आपने जो ऐप या पोर्टल में अकाउंट खोला है, वो लोग भी सरकार ने बताएंगे सब किसने 10 लाख डालें, 50 लाख डालें। तो ये सब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्टिंग नॉर्म्स। तो शेयर मार्केट पे तो सब लगेगा, क्रिप्टो एक्सचेंज पे लगेगा नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब ऐसी वेबसाइट जहां पर आप बिटकॉइन को बाय सेल करते हैं। पहले नहीं लगता था, अब लगता है। तो मतलब जैसे कोई वेबसाइट है यूनोकॉइन, जिसमें आप बिटकॉइन बाय सेल करते हैं, तो उन्होंने भी सब आपका केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगो, सब डेटा मांगो, ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट सरकार को दो, ये सब बनाया गया है। क्या क्यों कैसे, तो उसका कानूनी आधार क्या है, व्हाट इज द लीगल बेसिस जब है पीएमएलए एक्ट। थोड़ा एक आखिरी कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ। कोर्ट में केस चलता है तो एक होता है अक्यूज्ड और सामने होता है सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नॉर्मली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसने साबित करना होता है कि आदमी ने क्राइम किया है। वो आदमी ने साबित नहीं करना मैंने क्राइम नहीं किया, मतलब उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकारी वकील की होती है। फॉर एग्जांपल, एक निठारी हत्याकांड में बहुत सारे बच्चों के कंकाल सब मिले थे, तो पुलिस ने धरा था दो लोगों, सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडेर। इनको मौत की सजा मिली, बाद में 22 छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सरकारी वकील साबित नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये लोगों ने सारे सीरियल किलिंग और मर्डर किए थे। तो समझो इन पे जिम्मेदारी नहीं थी, तुम बताओ तुमने नहीं किया है, सामने सरकारी वकील ने साबित ज्यादा करना था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इन्होंने किया है। तो ये होता है नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ, जो किस पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील पे। उससे उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, कि जहां सरकारी वकील ने बस धर लेना है, उसको सामने वाले ने खुद अपने को डिफेंड करने के लिए ज्यादा एफर्ट डालनी पड़े, मैंने नहीं किया था, मैं वहां नहीं था, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, सबूत का उल्टा बोझ किस पे होता है? जैसे टाडा एक्ट था टेररिज्म के खिलाफ, तो संजय दत्त को उसमें जो पकड़ा था तो वो था, संजय दत्त ने डाला कि मैंने वो AK-47 नहीं रखा था, मैं वो सब में नहीं था। फिर एक एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसमें एसआर के पुत्र आयन खान को धरा गया था। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें राहुल गांधी पे केस चला, नेशनल हेराल्ड वाला। ये सब ऐसे केस हैं कि जहां पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब सरकारी वकील ज्यादा लेफरेट नहीं करे तो भी आदमी को बेल आसानी से नहीं मिलेगी, रिजेक्ट होती रहेगी, क्योंकि वो जो आरोपी है उस पे ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। क्या पॉलिटी में ज्यादा समझना नहीं समझे तो भी लॉ नहीं लेना है, जो जितना 2 लाइन में खत्म। आप कहते तुम इकोनॉमी पढ़ा, तुम इसमें क्यों घुस रहे हो? क्योंकि हम वापस आते हैं, हमारा मुद्दा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये जो ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहा है उसको रोकने का ये कानून है। नॉर्मली इसमें ये था कि सरकारी वकील साबित करे कि तुम ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहे थे। फिर सरकार से इसमें जल्दी जल्दी केस चलते नहीं है, कुछ लोगों को लंबे टाइम तक हमको जेल में रोकना है, बेल नहीं मिलना चाहिए, तो थोड़ा ट्यून करते हैं, उल्टा कर दे, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो 2015 टू 19 में ऐसे सुधार किए। तो अब क्या, तो फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो ये नहीं होना चाहिए वगैरह। तो सरकार क्या करे? ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको ये जो टाटा एक्ट, संजय दत्त वाला, ऐसा सब कर देना कि आदमी का जल्दी बेल नहीं होना चाहिए, वो फंसा रहना चाहिए। तो कानून आपके पास करना है तो 2 स्टेज में होता है, लोकसभा में भी पास करो और राज्यसभा में भी पास करो, बराबर नॉर्मल कानून है। तकलीफ क्या आएगी? मान लो उस साल राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं हो तो
ये हो सकता है पॉलिटी में देखना, लोकसभा मेजोरिटी हो पीएम बनेगा, जरूरी नहीं कि राज्यसभा मेजोरिटी हमेशा हो। तो समझो अगर मैं सीधा पीएमएलए एक्ट अमेंड करना चाहूँ तो ये शिंगाना है, और ये ऐसा शिंगाना है कि मैंने दोनों जगह पास करवाना है। लेकिन अलग से एक चॉकलेट भी होती है, वो ऐसे कि राज्यसभा उस पर कुछ बोल नहीं सकती, सिर्फ लोकसभा बोल सकती है। वो चॉकलेट का नाम क्या है? मनी बिल। फॉर एग्जाम्पल सरकार को टैक्स लेना है, फाइनेंस बिल, बराबर, उसके अलावा लोन और बाकी जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आया वो सबको खर्चा करना है, उसका अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये सबको हम बोलते हैं मनी बिल। मतलब ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट ऐसी, इसमें राज्यसभा कुछ बोल नहीं सकती, लोकसभा से परमिशन लेनी है, लोकसभा में तो सभा के बीजेपी की मेजोरिटी होगी, जो भी रूलिंग पार्टी उसकी मेजोरिटी होगी। तब मैं क्या करूँ? मुझे ये जो सिंगाना पास कराना है, सीधा मैं राज्यसभा में जाऊँ, उधर मेरी मेजोरिटी नहीं है, तो मैं ये करूँ चॉकलेट में मिक्स कर देता हूँ, प्योर चॉकलेट नहीं, ये जो स्नीकर्स और 5 स्टार आता है उसमें चॉकलेट भी होता है और सिंगाना भी होता है। तो क्या वो चॉकलेट है या कुछ और है? सरकार की वो चॉकलेट ही है, राज्यसभा कुछ नहीं बोल सकती, हमारे हिसाब से बनेगा। तो सरकार ने ये सब किया कि जो पीएमएलए एक्ट में जब तक आप समझो टैक्स लेने देने की बात करो तब तक वो मनी बिल है। सरकार ने क्या किया, तुमको बेल भी नहीं मिले और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स से बियॉन्ड जाता है, तो अलग से पास करना चाहिए लाइक शिंगाना, लेकिन सरकार को पता है अलग से पास कर राज्यसभा में रुक जाए, तो इन्होंने ये सब मिक्स कर दिया फाइनेंस बिल में, टैक्स लेने वाले बिल में, उसी में लिख दिया पीएमएलए के 4 चीज और हम चेंज करेंगे करके वो गए और उसे पास करवाया, ताकि राज्यसभा कुछ बोल नहीं सके, सरकार के ये सब तो मनी बिल है। वो पॉलिटी में आराम से समझना। अब इससे कमाल क्या चलती है कि स्वाभाविक है जो भी विपक्ष है या बाकी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि जो सरकार करे ये सब मजाक बना के रखा है, मनी बिल को ऐसे नहीं चेंज कर सकते, अब मनी बिल में छुपा छुपा के ऐसा शिंगाना पास नहीं कर सकते चॉकलेट बोल के। तो इसका कुछ ना कुछ चलते रहता है, मतलब अभी इसकी कोई बॉल बाय बॉल कॉमेडी का कोई अंत नहीं, क्योंकि समझो कोई बड़ा पॉलिटिशियन फिट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, बिल नहीं मिला है, और वहां तक जाएगा तो स्वाभाविक ये सारी चीजें वापस चर्चा में आएगी। तो एक दो लाइन में जो समझ लिया काफी है। मेंस में भी समझो बड़ी कोई चीज है उसमें वो एक दो लाइन का मुद्दा बनता है। बड़ी चीज क्या हो सकती है? आप मेरा मेंस का लेक्चर 1 याद करें, बड़ी चीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। समझिए संविधान में ये सब लिखे गए अपने जो ब्राइट पीपल थे, उन्होंने ये सब मनी बिल क्यों लिखा था? ताकि बजट का काम राज्यसभा रोके नहीं, ये जो ह्यूमन राइट्स है, बिल वगैरह उसको भी राज्यसभा ना रोके, इसलिए आप ये करो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ। ऐसा एक दो लाइन का मेंस में एग्जांपल का मुद्दा बनता है, बियॉन्ड दैट नॉट सो मच। तो मैंने आपको बता दिया जो मामला था। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं, पर थोड़ा ब्रेक लेके रिफ्रेशमेंट से पढ़ते हैं। ब्रेक फॉर 50-30, चलिए 5 मिनट्स। टू मोर मिनट्स। तो मित्रों हम पढ़ रहे हैं ब्लैक मनी। इसके जो भी पीवाई आपके हैंडआउट में दिए हैं उनको आप देखिए, मोस्टली वो वन लाइनर पूछते हैं एबीसी टाइप का, या सिंपल ये वर्ड का क्या मतलब है, ये कानून किसके साथ जुड़ा है, ऐसी चीजें आपको कुछ बार एक्सेप्शनल टफ चीज आ भी जाती है। तो हमारा यहाँ अप्रोच सेम होना चाहिए। तो अब इसके बाद मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको एक दो लाइन में उसका जिस्ट बता दूंगा, बाकी हैंडआउट में दिया है, जितना याद रहे बराबर है, नहीं याद रहे तो एक दो लाइन का तो पता होना चाहिए। तो बहुत सारे कानून है। मान लीजिए भारत के अंदर आपने टैक्स नहीं भरा, इनकम टैक्स वगैरह में रेट हो जाएगी, और आपका दुबई में बंगला है, स्विट्जरलैंड में आपका बैंक अकाउंट है, और आप सरकार को नहीं बता रहे भारत सरकार को, और उधर से आपको इंटरेस्ट की कमाई है, दुबई के बंगले से रेंट की कमाई है, देन इंडियन गवर्नमेंट वुड लाइक टू नो, क्योंकि भारत में रहते हैं तो आपकी फॉरेन इनकम पे भी भारत सरकार टैक्स मांग सकती है। तो क्या किया जाए? उसके वास्ते अलग कानून है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट, ये 2015 में बना। इसमें भी ऐसे करीब 30,000 करोड़ की नोटिस सरकार ने भेजी, इसने ये टैक्स नहीं भरा, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी है। रिकवर कितना हुआ? मुश्किल से 300 करोड़। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इसमें भी नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। या कि स्विट्जरलैंड वगैरह से हमने डील ऐसी की है कि वो हमें डेटा सब देंगे, पर इस उधर से किसी को पकड़ना, एक्सट्रैडिशन करना वो नियर इम्पॉसिबल है। दूसरा बेनामी। मान लीजिए
कोई पॉलिटिशियन है, उसकी जो भी कमाई है कि मान लो 15 लाख जो उसने डिक्लेयर किया, उस पे तो 30% जो भी टैक्स लगेगा कुछ, एडिशनल 50 लाख 1 करोड़ कहीं से आ जाए, उस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा क्योंकि स्लैब्स ऐसे हैं। अब वो टैक्स तो भरते पर तकलीफ है, जो इलेक्शन का नामांकन पत्र होता है, नॉमिनेशन पेपर, उसमें लिखना पड़ेगा मेरे पास अरबों रुपए हैं, तो फिर ऑपोजिशन मुद्दा बनाए तो मैं क्या करूँ? खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, अपने किसी रिश्तेदार या फिक्टिशियस पर्सन, काल्पनिक व्यक्ति के नाम पे सब खरीद लेना है, तो उसे कहते हैं बेनामी। कि खुद के नाम पे नहीं, जो भी प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह वो किसी और के नाम पे खरीद लेना है ताकि आप रडार में नहीं आ जाओ, रडार में नहीं आ जाओ। इसका ओरिजिनल कानून था उसमें मजा नहीं था, 2016 में फिर से बना है, सो दैट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। तो हमने आगे देखा ब्लैक का पैसा व्हाइट करने की कोर्ट जो थी प्रियंचर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ये उन्हीं सब कोर्ट्स में ये बेनामी वाले कानून का भी केस चलेगा। लेकिन यहाँ पर काम ईडी नहीं देखेगा, यहाँ काम कौन देखेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो लालू प्रसाद यादव की जो पूरी फैमिली है उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी में अटैच हुआ है, जब्त हुआ है। तो हमने कुछ कानून देखे। अब आगे बात आती है सरेंडर एंड मिसलेनियस। देखिए कोई नक्सलाइट, कोई आतंकवादी अगर सरेंडर कर दे तो सरकार उसको कम सजा देगी, उसको उल्टा लोन का पैसा और स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाएगी ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ सके, रिहेबिलिटेशन। तो अगर आतंकवादियों की सरेंडर पॉलिसी हो सकती है तो टैक्स नहीं भरने वालों की भी सरेंडर पॉलिसी होनी चाहिए। अब आप समझ, आप इज्जत से इनकम टैक्स भरो, मैक्सिमम कितना है 30%, उस पर कुछ सरचार्ज। अब कोई कोचिंग वाला है या कोई होटल रेस्टोरेंट वाला है जो अपनी इनकम हाइड करता है, जो टैक्स नहीं भरा था, तो सरकार उसको कहे तुम सरेंडर कर दो, बराबर। अब सरेंडर वक्त वो उसको बोले कि तुम 30% टैक्स भरो, तो ईमानदार टैक्स पेयर नाराज हो जाएगा कि भाई हम जब मारे थे जो नियमित भरे थे, ये बाद में अभी लेट टू सरेंडर करे, उसको नहीं, इस पे ज़्यादा भरो, 50% चढ़ाओ। तो ये सब होती है क्या? इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। कि जैसे आपको सरेंडर करना है तो मैक्सिमम स्लैब इनकम टैक्स का 30%, उस पे सब सरचार्ज पेनल्टी चला के 45-50% आपका पैसा सरकार ले लेगी और बाकी पैसा आप अपने पास रख सकते हो। आपके तो बेस्ट है, तो फिर दाऊद इब्राहिम जो इतना सब नारकोटिक और माफिया का काम किया वो सब आ जाए वापस भारत। समझो ये सब जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम है वो किसके वास्ते? फौजदारी क्रिमिनल मैटर के लिए नहीं, सिविलियन टाइप का, कि फॉर एग्जांपल कोचिंग वाला था वो टैक्स नहीं भरा था, होटल वाला था वो टैक्स नहीं भरा था, जिसने कोई मर्डर एक्सटॉर्शन क्राइम ये सब नहीं किया, वो लोग के लिए। ये सब ऐसे अठंग बदमाशों के लिए नहीं है। अब इसमें पुरानी सब योजना थी उसका लोड नहीं लेना है। कुल मिला के उसमें बात क्या थी कि सरकार लेके आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप कहीं तो सब तो गरीबों को पैसा देते हैं तो मस्त योजना, नहीं ये योजना ऐसी है कि मान लो कोई कोचिंग वाला जो टैक्स नहीं भरा उसके पास 100 करोड़ का ब्लैक इनकम है, तो क्या मुझे सरेंडर करना है? सरेंडर करना है तो इसमें से 50 करोड़ तो सरकार ले लेगी टैक्स और सेस पेनल्टी वगैरह में, बाकी कितने बचे? 25 और 25, तो ये 25 आपके वापस, आप मौज करो, इसको यूज करो। ये वाले 25 का ऐसा है कि आप कोई बैंक में जाएंगे और वहां आप जाके फॉर्म भरेंगे तो वो बैंकर जो भी एक्सिस या बैंक ऑफ बड़ौदा ई कुबेर पोर्टल में आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में लॉक करा देगा। ऐसे आरबीआई की ऐसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम थी। इस पे आरबीआई को इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, आपका पैसा 4 साल लॉक रहेगा, फिर वापस आएगा। तो आगे हमने पढ़ा था कि M0 में पब्लिक डिपॉजिट इन आरबीआई पिलर 1 A याद करें, तो कहां से डिपॉजिट आरबीआई में आती है? ऐसी सब योजनाओं की डिपॉजिट आ सकती है। तो दैट इज गरीब कल्याण योजना। हालांकि आजकल ब्लैक मनी ऐसा कोई चुनावी मुद्दा, इलेक्शन इशू है नहीं, तो लोड नहीं लेना। तो तुम बता क्यों रहे हो? साल में 2 बार मुद्दा बने और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज आए तो करंट अफेयर्स करके हाई हाई नहीं करनी है, क्योंकि जो था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, कई बार ये रेड हो गई, उसके बाद सालों साल तक केस चले, उसमें ना सरकार का फायदा ना बिजनेसमैन का। अब आप याद करें, अभी तो जीएसटी है, जीएसटी नहीं था तो कोचिंग पे लगता था सर्विस टैक्स, बाकी ब्रेड बटर मोबाइल पे क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी यूनियन की। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने वो टैक्स भरे नहीं होंगे और रेड हुई होगी। रेड हुई होगी तो फिर सालों तक केस चलेंगे। तो सरकार लेके सबका विश्वास, एलडीएस स्कीम। एलडीएस मतलब लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेगेसी क्यों? विरासत या वो पुराना कुछ है हमारा, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जब खत्म हो गए सिवाय के पेट्रोल डीजल, तो उनके जो केस अभी भी चल रहे हैं उसको हम सेटल करेंगे, ऐसी ये योजना है। उसमें बात क्या होगी? मान लो सरकार 50 करोड़ मांग रही है तो इसके साथ 40 करोड़ में सेटल कर दे, कोर्ट से केस हटा दे, ये सब होगा। ये भी एक लाइन के मुद्दे हैं, क्योंकि हर साल बजट आएगा उसमें सरकार कहेगी अच्छा इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो बस एक लाइन में समझ लिया काफी है। बात करिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, तो ऐसे 9 लाख करोड़ के केस अलग अलग स्टेज पे पेंडिंग है। आप समझिए देवगन जो कि आईआरएस ऑफिसर है, उसने ताऊ जी के घर रेड की, तो रेड की तुरंत कोई जेल में फिटने उसकी पूरी प्रोसेस चलती है कि पहले वो इनकम टैक्स कमिश्नर अपील में जाएगा, वहां पर वो लिखेगा देखो ताऊ जी ने 30 करोड़ का टैक्स नहीं भरा, इस पे 10 करोड़ की पेनल्टी, इतने साल तक टैक्स नहीं भरा उसका 5 करोड़ इंटरेस्ट चढ़ाओ, बोल के 45 करोड़ रुपए आईआरएस ऑफिसर देवगन ताऊ जी से मांगेगा। अभी तो आईटी कमिश्नर अपील तय करेगा कि ये देवगन सही है या ताऊ जी सही है। तो अब ताऊ जी हार गया तो वो ऊपर जाएगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मान लो उधर वो जीत गया तो फिर देवगन जो आईआरएस ऑफिसर है हाई कोर्ट में जाएगा, मान लो देवगन हाई कोर्ट में जीत गया तो ताऊ जी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इसका कोई अंत है ही नहीं। 9 लाख करोड़ के तो केस ऐसे ही फंसे एक या दूसरे स्टेज में। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि ताऊ जी ने टैक्स भरना था 100, मान लो पेनल्टी 50 थी, इंटरेस्ट 30 था, करके 180 रुपीज मांग रहा था देवगन। अब ये लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर ले, तो सेटलमेंट ऐसा होगा कि ताऊ जी तुमसे येलो कलर का भरो क्या 100 रुपए, और ये जो ग्रीन कलर का पेनल्टी इंटरेस्ट या तो माफ कर देंगे या इसमें तुमको डिस्काउंट दे देंगे ताकि कोर्ट के बाद केस खत्म हो, तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। तो इसे आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास। 2020 में ऐसा सब इनकम टैक्स के पैरेलल उसको सब उसमें चीजें डाली गई। अब ये भी चीजें समझो, नॉर्मली जब होटल कोचिंग वालों टैक्स नहीं भरा उसके लिए किसी ने किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन किया होगा, इसका पैसे में आधा तुम ले लो वापस, तो ऐसा नहीं है। अब ये जो विवाद से विश्वास V2V स्कीम है, कुछ बार कंटिन्यू करते हैं, कुछ बार फिर बंद करते हैं, फिर वापस डिमांड होती है कि इसको कंटिन्यू करें, तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है। अब सरकार ने ये सोचा कि देखो हम एक परमानेंट मैकेनिज्म ही बना देते हैं ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। वो ऐसा कि मान लो 50 लाख रुपए तक का आपकी इनकम है और 10 लाख रुपए तक का कोई टैक्स का केस चला, छोटा मोटा आपका कोचिंग या रेस्टोरेंट का धंधा है, तो उसमें भी कोर्ट में पूरी प्रोसेस लड़की रहे, उसकी जगह बाहर हम सेटलमेंट कर देंगे और उसकी एक अलग कमिटी बना देते हैं। कमिटी का नाम क्या होगा? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। ये एक लाइन का मुद्दा है। आगे बढ़ो। 2024 जो बजट आया, इंटरिम बजट मतलब इलेक्शन से पहले, उसमें उन्होंने कहा देखो केस वापसी या इनकम टैक्स एमनेस्टी। वो ऐसा कि 1962 से लेकर 2010 तक 25,000 का कोई तुम्हारा इनकम टैक्स का केस चला है, माफ है, भूल जाओ। 2010 से लेकर 64 तक 10,000 वाला कोई भी तुम्हारा केस पेंडिंग इनकम टैक्स का, माफ किया, भूल जाओ। छोटा छोटे करदाताओं को राहत। ये भी याद नहीं रखना है अभी, क्योंकि ये तो पुरानी बात हो गई। तुम बता क्यों रहे? इससे हम क्या समझते हैं? दो चीजें। पॉजिटिव ये कि सरकार ने क्या किया, ये छोटी छोटी चीजों में कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं हो, आदमी परेशान है, छोड़ दो। नेगेटिव क्या है? ये सब सरकार ने कब किया? इंटरिम बजट में, यानी इलेक्शन से पहले मिडिल क्लास का दिल जीतने के लिए। ये तो एक प्रकार से थोड़ी अनएथिकल बात हो गई ना, क्योंकि आप याद करें जो इंटरिम बजट है, जो इलेक्शन से पहले आना है, उसमें ऐसे सब बड़े बड़े अनाउंसमेंट या लोक लुभावन पॉपुलिस्ट चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या क्या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है? वो भी सोचना बैठो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का इतनी बात लिखी थी, लेकिन हाँ इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी इंटरिम बजट के बारे में, ये सब आजकल उसका लेटर एंड स्पिरिट में पालन नहीं हो रहा है। वो डिपेंड करें निबंध में कितना फिलोसॉफिकल पूछा और आपको कितना खींच रहा है। नेक्स्ट,
देखिए, टैक्स चोरी से लड़ना है तो डंडा भी मारना पड़ता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बेनामी कानून, ये टीडीएस टीसीएस में पैसा लॉक करा के फिर दरो उसको। गाजर भी दे सकते हैं, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम, इनकम डिक्लेरेशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब में क्या आपको लॉलीपॉप दी भाई तुम कबूल कर लो तो तुमको माफ कर देंगे, आधा पैसा वापस कर देंगे। उसी तरह डिजिटल पेमेंट्स एनकरेज करने के लिए सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट सब्सिडी क्यों देती है, ताकि पब्लिक कार्ड मशीन ये सब यूज करे, ताकि उसको ट्रेस करके बाद में पकड़ना आसान रहे। लेकिन लॉलीपॉप जैसे देखो कार्ड पेमेंट पे या रुपए या यूपीआई वगैरह में हम तुमको इतना फायदा करा रहे हैं। ऐसे और भी चीजें थी, टीडीएस ज्यादा काटेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह, हम आगे पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। आखिर में देखिए कुछ और जैसे कदम जो आउटडेटेड हो गए, एक लाइन में पता है काफी। फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम ने क्या किया, तुम अपने बैंक खाते से 10,000 से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो उसमें आपको 0.1% टैक्स लगेगा, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, ताकि पब्लिक बैंक से पैसा कम उठाए, चेक नेफ्ट आरटीजीएस से काम करे, ताकि टैक्स इवेजन से हम लोग लड़ सके। फिर कैश में आप पैसा निकालो, फिर आप किसी को दे रहे, कोचिंग वाले को प्रॉपर्टी खरीदने तो उस पे टैक्स ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। आगे एक जमाने बाबा रामदेव ने ये कहा कि देखो जितने डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब खत्म कर दो। दूसरा 2000 के ऊपर वाले सारे कैश ट्रांजैक्शन खत्म, मतलब इलीगल कर दो। 2000 से ऊपर का कुछ भी खरीदना है तो सिर्फ ये यूपीआई नेफ्ट आरटीजीएस से आप खरीद सकते हैं, और ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन पे 2% टैक्स चढ़े, जिसको हम कहें बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारा ब्लैक मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये क्या बोला है कि हर चीज पे 2% टैक्स, दारू सिगरेट गैम्बलिंग हर चीज पे 2% टैक्स, तो ये तो गलत है। डीमेरिट गुड्स पे ज्यादा होना चाहिए, वरना सोसाइटी खराब हो जाएगी। और दूसरा आप ये जो बोल रहे हैं तो पब्लिक रास्ता निकाल लेगी कि वो एक बार में ये करे, गोल्ड खरीद ले लाख रुपए का, और फिर गोल्ड कोई कमोडिटी मनी के नाम पे कि देखो ये एक बिल्डिंग 5 BHK का प्लॉट है तो इतना गोल्ड मैं तुमको देता हूँ, मतलब बैंक के रूप से कुछ करे नहीं, कैश यूज ना करे, बैंक से भी पैसा यूज ना करे, वो एक बार कुछ गोल्ड बिटकॉइन कुछ करके इसको डिवेट कर सकता है। ये सब तार्किक बात नहीं थी। कुछ साल तक बाबा रामदेव ने इस सब का काफी लॉबिंग किया। बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचे तो 2018 में संसद में क्वेश्चन आवर में किसी सांसद ने प्रश्न पूछा होगा, तो सरकार ने खुद ही बोल दिया कि देखो जो इनकम टैक्स वगैरह वो चालू रहेगा, ऐसा कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स हम लोग लगाने वाले हैं नहीं। ये तो मैटर ही खत्म हो गया ना अभी। तो फर्दर पीएचडी नॉट रिक्वायर्ड कि होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या हो रहा है। तुमने बताया कि अब इसके बाद दो वाला 25 बार इसको याद करें तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। करंट अफेयर्स उतना है नहीं जितना कि हवा बनाई जा रही है। हालांकि पब्लिक बहुत ज्यादा पैसा कैश में यूज करे तो स्वाभाविक है वो टैक्स छुपा लेगी। तो आप याद करें पिलर 1 में हमने एकदम शुरू में पढ़ा था कि आपको बोला कि उससे ज्यादा का कुछ खरीदना तो कैश में नहीं दे सकते, वरना उसमें इनकम टैक्स की सबसे जाओगी। आप पहले बैंक में जमा करो, फिर उधर से नेफ्ट आरटीजीएस यूपीआई से पेमेंट करो। तो कैश ट्रांजैक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो सरकार ने लगाए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्या मामला था, पिलर 1 से शेयर मार्केट में हम देख चुके हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स, उसकी वजह से कैसे ब्लैक का पैसा और वाइट हो सकता है, वो सब दिक्कतें वो पिलर 1 में हमने देखी थी शेयर मार्केट में। तो टैक्स इवेजन खत्म। कुछ मिसलेनियस भी इसमें टॉपिक थे, पर वो मेंस और निबंध का मुद्दा नेक्स्ट वीक देखेंगे। बस आज के लिए इतना काफी है। कल रात हम मिलेंगे तो हम समझेंगे टैक्स अवॉइडेंस, वो थोड़ी अलग चीज है, डिफिकल्ट कुछ है नहीं, पर वो अलग है। वो समझेंगे। डिमोनेटाइजेशन सब्सिडी वगैरह तो हैंड आउट अपलोड हो चुका है, उस हिसाब से पढ़िए। कल रात मिलते हैं, इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करते हैं।